हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड टुडे। अब जैसा मैंने आपसे एक हफ्ते पहले शेयर किया था कि आई विल बी डिस्कसिंग 3 प्लेटफॉर्म बिजनेसेस। एक तो कार ट्रेड है आपका। अब कार ट्रेड तो बहुत पहले से मैंने ऑलरेडी 3 या 4 बार इस चैनल पर डिस्कस किया हुआ है। और बहुत पहले से जब मैंने वीडियोस बनाना ऑलमोस्ट शुरू किया था तो मैं बहुत नाइव भी था। जो मैं ख़रीदता था वो मैं शेयर भी करता था पब्लिकली उस टाइम पे। अब मैंने देखा है कि जो अब अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स हैं जो समझते हैं चीज़ों को, वो आई डोंट थिंक वो अपना जो बाइंग है वो शेयर करते हैं। अब उसके पीछे भी रीज़न है एंड आई हैव स्टॉप डूइंग सो। उसके पीछे भी रीज़न है, वो मैं आपको बताऊंगा। बट उस टाइम पे अब सिंस मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ था कार ट्रेड, तो उसको अब मैं छुपा नहीं सकता हूँ कि मेरे पास है या नहीं है। आई कैन नॉट प्ले दैट गेम। तो कार ट्रेड मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, बहुत बारी बताया था कि 700 के लेवल से मैं इसको बाई कर रहा हूँ। और अब तो वो मेरे लिए ऑलमोस्ट 4 to 5x होने वाला है। और पिछले क्वार्टर से मैंने उसमें थोड़ी बहुत सेलिंग शुरू भी कर दी है। बाकी अगर आप दूसरा जैगल को देखेंगे, ब्लैक बक को देखेंगे, तो इनका बिजनेस मॉडल आई वोंट से कि सेम है, बिकॉज तीनों अलग अलग इंडस्ट्री को केटर कर रहे हैं। एक ट्रकिंग इंडस्ट्री को केटर करता है जिसको हम ब्लैक बक कहेंगे, और जैगल करता है आपका स्पेंडिंग प्लेटफॉर्म्स। एक वो स्पेंडिंग आपका कह सकते हैं कि वैल्यू प्रपोजिशन देता है अपने कॉरपोरेट्स को, या फिर मोस्टली कॉरपोरेट्स को। बट वो अब बिजनेस टू कंज्यूमर्स में भी आना चाहता है, B2B2C में भी आना चाह रहा है कंज्यूमर्स को टैप करने के लिए कंज्यूमर क्रेडिट कार्ड से। अभी उसने AU के साथ अपना एक पार्टनरशिप भी लॉन्च करी है अभी Q2 में। इसीलिए मेरे को थोड़ा लेट भी हो गया वीडियो बनाने के लिए, अदरवाइज़ मैं 5-6 दिन पहले बनाने वाला था। बट बहुत सारे DMs मेरे को आए एक्स पे कि इसको, या फिर कमेंट्स आए कि इसको आप तभी इसके ऊपर वीडियो बनाना जब जैगल का रिजल्ट आया। और कल ही रिजल्ट आया, आज 12th है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, 11th को रिजल्ट आया। तो उसके बारे में भी काफ़ी सारे अपडेट्स हैं, क्या क्या मैनेजमेंट ने अपने गाइडेंस को भी बढ़ाया। सो विच इज़ ऑलवेज अ गुड साइन। आप देखेंगे पिछले 2 दिन में जैगल आई थिंक ऑलरेडी 7 to 8% अप है। रिजल्ट के दिन भी वो अप था। अब आपको पता है, राइट, इंडिया में सबको पता होता है, जिन प्लेयर्स को ख़रीदना होता है उनको पता होता है कि रिजल्ट कैसा आएगा किसी भी कंपनी का। और कार ट्रेड तो मैंने बहुत बारी डिस्कस किया, तो स्टार्टिंग में मैं कार ट्रेड को ही डिस्कस कर लेता हूँ। और यहाँ से हम समझेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स रहे होंगे जिससे कार ट्रेड 3 to 4x हुआ है। पर्सनली मेरे लिए तो हुआ है, और बहुत सारे को 1 साल से मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आई थिंक आप लोगों ने भी उसके ऊपर रिसर्च किया होगा, कंटिन्यू किया होगा मेरे रिसर्च के ऊपर, और अपने में भी आप लोगों ने ख़रीदा हो। तो कार ट्रेड का क्या है, इस टाइम पे कार ट्रेड कहता है अपने आप को कि हम मार्केट प्लेस हैं नंबर 1 यूज्ड कार और बाइंग कार्स के लिए। एक तो कार का मार्केट प्लेस हो गया जिसको ये कहते हैं कंज्यूमर बिजनेस में आते हैं। दूसरा ये कहते हैं कि अपना जो ऑक्शन का प्लेटफॉर्म है, जो उनका श्री राम ऑटो मॉल है, तो फिजिकल है, फिजिकल भी है उसमें, तो डिजिटल भी है। और वो लेट्स से बहुत बारी मैंने इसका बिजनेस मॉडल समझाया हुआ है, तो मैं डीप में नहीं जाऊंगा, एक वीडियो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो कार ट्रेड का क्या है, एक तो बिजनेस मॉडल कंज्यूमर बिजनेस मैंने आपको समझाया। कोई भी मैन्युफैक्चरर है, OEM है, Hyundai है या मारुति है या M&M है, तो वो उसको जब भी वो नया व्हीकल निकालेगा, नया मॉडल निकालेगा, तो वो एडवर्टीज़मेंट में स्पेंड करता है। और धीरे 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 हम भी वेस्ट को कॉपी कर रहे हैं इस चीज़ में। जो एडवर्टीजमेंट है वो डिजिटल फॉर्म में ज़्यादा हो रहा है। और जब हम कार ट्रेड की बात करते हैं, तो इसका सबसे बड़ा मोट इस बिज़नेस का ये है कि अब इसने इतना अपना कह सकते हैं प्रेजेंस इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है, इतने ऑर्गेनिक इस पे व्यूज़ इन द सेंस विजिटर्स इसके ऑर्गेनिक इतने आते हैं कि दूसरा अब कोई आज की डेट में इस पर्टिकुलरली डिजिटल मार्केट प्लेस बनाना चाहेगा यूज्ड और बाइंग कार्स के लिए, यूज्ड और न्यू कार्स के लिए, तो इट वुड बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर देम। और यही चीज़ मैंने एक कल शेयर भी करी थी, एक न्यूज़ जिसकी वजह से आज कार ट्रेड काफ़ी अप था, 4-5% अप था। कि वो कार देखो और बाइक देखो, जो उनका क्लोज कॉम्पिटिटर्स कह सकते हैं एक तरीके से, उनको एक्वायर करने की वो बात कर रहे हैं। तो एक बार उस न्यूज़ पे भी हम नज़र मार लेते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेटफॉर्म बिजनेस को जब हम डिस्कस करते हैं तो आपको एक नीश समझ आनी चाहिए। अब हम प्लेटफॉर्म बिजनेस तो हम स्विगी, जोमेटो, इनको भी ले सकते हैं प्लेटफॉर्म बिजनेस। अब लेकिन जिस नीश पे ये काम करते हैं स्विगी एंड जोमेटो, वहाँ पे जो आपका टोटल एड्रेसेबल मार्केट है दैट इज़ ऑलमोस्ट एंडलेस। उसमें क्या होता है कि आपका स्विगी भी सर्वाइव करेगा तो जोमेटो भी सर्वाइव करेगा, तो बिग बास्केट भी सर्वाइव करेगा, जेप्टो भी सर्वाइव करेगा, हर कोई सर्वाइव करेगा। और आप देख भी रहे हैं कि हर कोई इस फील्ड में घुस रहा है, पर्टिकुलरली क्विक कॉमर्स में। तो टैम बहुत एंडलेस हो जाता है, इसीलिए मल्टीपल प्लेयर्स कैन सर्वाइव। बट जब आप बहुत एक नीश पे जाते हैं, लेट्स से
हम कार ट्रेड की बात यहाँ पे करेंगे, जो उनका कंज्यूमर बिजनेस है वो उसने ऐसा मार्केट प्लेस बना लिया है कि आपको यूज्ड गाड़ी खरीदनी है या आपको न्यू व्हीकल खरीदना है तो आप कार वाले बाइक वाले पे आएंगे। अब तो ये कार देखो बाइक देखो, जो आप अपनी स्क्रीन पे पढ़ेंगे कि वी हैव बीन, इन्होंने बेसिकली कंफर्म किया कि गिरना सॉफ्टवेयर से बात कर रहे हैं कार देखो एंड बाइक देखो को एक्वायर करने के लिए। तो द मोमेंट दे ऑल्सो, अभी अभी ये हुआ नहीं है, ये एक न्यूज़ है, बट अगर ये हो जाता है तो बेसिकली इन्होंने अपना जो कॉम्पिटिटर है उसको भी कंज्यूम कर लिया, तो बचेगा कौन। इसीलिए अगर आप एक पर्टिकुलरली नीश में पकड़ें और आपको समझ आता है और आप, देर इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ लक, तो यहाँ पे अगर आपको समझ आता है तो बेसिकली कार ट्रेड का कंपटीशन जो है वो ख़त्म हो चुका है। और यूज्ड कार में कार ट्रेड का एक बड़ा कंपटीटर हुआ करता था OLX, तो OLX को भी इन्होंने पिछले एक साल में भी उसको एक्वायर कर लिया है। तो एक्विजिशन भी उन्होंने बहुत अच्छा किया बिकॉज उनके पास कैश उस टाइम पे ठीक ठाक पड़ा हुआ था। अभी भी उनके पास 1080 करोड़ का कैश है, उस टाइम भी उनके पास ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का कैश था, तो OLX को भी एक्वायर किया। तो कंपटीशन रहेगा कहाँ। अब इसमें क्या होता है, लेट्स से जब मैं बात कर ही रहा था उसको कंटिन्यू करेंगे कि कोई मैन्युफैक्चरर है उसको एडवर्टीजमेंट करना है तो ऑब्वियसली उसके पास ऑप्शन नहीं है, वो कार ट्रेड के पास ही आएगा। तो और सबसे ज़्यादा एडवर्टीजमेंट का इनको बेनिफिट तब मिलता है जब जो सप्लाई होती है वो डिमांड से ज़्यादा होती है। क्यों, जब डिमांड ख़त्म हो गई है, लेट्स से बहुत इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है, इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई हैं, लोग व्हीकल्स नहीं ले रहे हैं, पैसेंजर व्हीकल्स की मैं बात कर रहा हूँ, नहीं ले रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो एक OEM है उसको ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है ताकि उसका जो डीलर इन्वेंट्री अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, 60 डेज़ की चली गई है, 70 डेज़ की मार्केट में चली गई है, तो उसको इन्वेंट्री खाली करनी है, अदरवाइज़ उनका डीलर परेशान हो जाएगा, डीलर लॉस पे चला जाएगा, तो उनके डीलर के साथ रिलेशनशिप ख़राब हो जाएंगे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करना होता है। और बेसिकली कंज्यूमर बिजनेस का अगर आप कॉम्पिटिटर देखेंगे तो कौन है, गूगल है, फेसबुक है, यहाँ पे भी जो OEMs है वो एडवर्टीजमेंट करते हैं, या फिर फिजिकल फॉर्म में एडवर्टीजमेंट कर दिया, न्यूज़पेपर में कर दिया, या फिर टेलीविजन में कर दिया, तो वो कंपटीशन है, बट आई वोंट से कि वो डायरेक्ट टू डायरेक्ट कंपटीशन है। तो कार ट्रेड को एक बहुत बड़ा मोट ऑलरेडी मिला हुआ है। आई डोंट थिंक कि कोई नया कॉम्पिटिटर आएगा तो उसके लिए ईजी होगा इस इंडस्ट्री में घुसना और कार ट्रेड से मार्केट शेयर छीनना, बिकॉज कार ट्रेड के पास जितना भी उनका विजिटर आता है उनके पास, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर कितना आता है, बट वो हम देख लेते हैं, नॉट अ बिग डील। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो एक सेकेंड, यस, तो 85 मिलियन मंथली एवरेज यूनिक विजिटर्स इनके पास आते हैं अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स, इसमें OLX भी है। नीचे आप नोट में पढ़ सकते हैं कि 52 मिलियन मंथली एवरेज यूजर्स इनके बाइक वाले, कार वाले और कार ट्रेड में आते हैं। OLX का इसमें आप 85 से माइनस कर सकते हैं 52.4 को। इसमें से भी 94% जो इनका है वो है ऑर्गेनिक, तो इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम है। किसी OEM को अगर लो कॉस्ट पे सेल करवानी है अपनी, तो कार ट्रेड उनके लिए बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, बिकॉज इनको कॉस्ट कम पड़ता है तो वो OEM से भी कम चार्ज करते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट्स ऑफ अ प्लेटफॉर्म बिजनेस, अगर आप ठीक कर पाएँ। कल मैंने ये चीज़ एक शेयर भी करी थी एक्स पे कि सेम चीज़ अगर ये प्लेटफॉर्म बिजनेस ब्लैक बक अगर कर पाता है ट्रकिंग इकोसिस्टम को लेके, बिकॉज ब्लैक बक क्या चीज़ सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है कि अभी चलो हम बाद में समझेंगे इसको, इसके ऊपर हम बाद में आते हैं कि ब्लैक बक क्यों यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बट इट इज़ वेरी अर्ली डेज। यहाँ पे हमको ऐसे गंग हो नहीं होना है, एंथुसियाज्म में नहीं चला जाना है कि कर ही लेगा। दोज टू आर वेरी डिफरेंट थिंग्स। तो ऑपरेटिंग लेवरेज एक दूसरा फैक्टर निकल के आता है जो बहुत बढ़िया होता है इन कंपनीज़ के लिए, जो प्लेटफॉर्म बिजनेस के लिए, यार ये चीज़ सबको पता है, तो इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, बट स्टिल आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आई थिंक द वन थिंग, ये आप पढ़ सकते हैं, बेसिकली यहाँ पे आपको पढ़ना भी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि there have been many questions on our leverage in our business. If you see the cost structure, if you look at quarter on quarter, the June quarter or September quarter, even though revenues have grown, the cost is exactly the same. तो अगर आप देखेंगे भी स्क्रीनर पे, आप चेक करके देख लेना, इसकी पिछले क्वार्टर में भी 130 करोड़ की कॉस्ट थी, इस क्वार्टर में भी 130 करोड़ की कॉस्ट है, जबकि रेवेन्यूज इनके काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। तो ये एक ऑपरेटिंग लेवरेज यहाँ पे निकल के आता है इन सारे के सारे बिजनेसेस में। कार ट्रेड के जितने 3 बिजनेस हैं, एक तो OLX है, आप सबको पता है OLX क्या करता है क्या नहीं करता है, उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे, बिकॉज मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ है कार ट्रेड में वो निकल के आएगा OLX से। और
इनका जो श्रीराम ऑटोमॉल वाला बिजनेस भी है, इसमें भी आई थिंक इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है, बट इसको आप पॉज करके पढ़ो, आप काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको निकल के सामने आएंगी कि कैसा इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। अगर मैं आपको स्क्रीनर पे एक सेकंड के लिए लेके चला भी जाऊं, तो स्क्रीनर पे क्वार्टरली रिजल्ट्स आप देखो, सितंबर 24 से सितंबर 25 तक के रिजल्ट्स आप देखो। इनका जो रेवेन्यू बढ़ा है वो 154 से 193 बढ़ा है। अगर मैं इसको मानूं तो 40 करोड़ का जंप आया है ईयर ऑन ईयर। ओके, और कॉस्ट में सिर्फ कितना जंप आया है, 122 करोड़ से 130 करोड़। 40 करोड़ का रेवेन्यू जंप हुआ है, और जो कॉस्ट, जो आपकी कॉस्ट निकल के आई है, जो एक्सपेंस निकल के आई है, वो सिर्फ आपके 8 करोड़ से बढ़े हैं। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। दिस इज द काइंड ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज दैट दीज बिजनेसेस यूजुअली गेट। और बहुत लोग इसको पी से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। मैं बिजनेस मॉडल में नहीं जा रहा हूँ कार्टरेट के ज़्यादा, बिकॉज ऑलरेडी मैंने 2 या 3 बार बहुत डिटेल में जाके समझाया हुआ है, तो वो बिजनेस मॉडल आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं यहाँ पे कार्टरेट का अपडेट दूंगा, डिटेल में मैं डिस्कस करूँगा जैगल और ब्लैकबक को, बिकॉज चैनल पे मैंने कभी वो डिस्कस नहीं किया है। तो बहुत लोग ना, मैंने खुद जब कार्टरेट लिया था तो वो सस्ता नहीं था। अगर आप सिर्फ पी देखते तो सिर्फ पी पे वो सस्ता नहीं था, बट मुझे एक चीज़ वहाँ पे समझ आई कि बिकॉज जब कार्टरेट लिस्ट हुआ था, सो इट गॉट लिस्टेड एट अराउंड 1500 1600 पे वो लिस्ट हुआ था। फिर वो ऑब्वियसली जब एक आईपीओ निकल के आता है तो वो बहुत अच्छे नंबर्स को लेके जाता है। उसके बाद उसके नंबर्स आई थिंक 4 या 5 क्वार्टर्स तक बहुत नंबर्स उसके ख़राब आए। ईसॉप कॉस्ट ही उसकी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि कैश एबिटा कुछ निकल के नहीं आ रहा था, इसीलिए वो लगातार कंसिस्टेंटली गिरता रहा, गिरता रहा, गिरता रहा। और आप इमेजिन करो, 1500 का प्राइस पे वो जो लिस्ट हुआ था, वो एक टाइम पे 350 के अराउंड के प्राइस पे भी वो चला गया था। और उस टाइम पे आपका जो नैरेटिव था, एक्सपे में उस टाइम पे था नहीं, जब वो 350 के लेवल्स के अराउंड था, बट उस टाइम पे न्यूज़ इधर उधर मीडिया में जो नैरेटिव था वो यही था कि पैसा डुबा दिया एंड ऑल दैट एंड ऑल दैट। उसके बाद जब इसने रिवर्सल मारना शुरू किया, जब इसके रिजल्ट अच्छे आने शुरू हुए और ऑपरेटिंग लेवरेज क्लियरली, मतलब 20% के मार्जिन से ये 30 पे ले गए। मैं एडजस्टेड एबिटा की बात कर रहा हूँ। अब ये इनके एडजस्टेड एबिटा मार्जिन कितने हैं, एक बार हम देख लेते हैं। 43% के करंट क्वार्टर में इसके एडजस्टेड एबिटा मार्जिन है। अगर मैं एडजस्टेड एबिटा मार्जिन की बात करूं तो उसमें हम ईसॉप कॉस्ट को हटा देते हैं, बिकॉज अगेन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ध्यान से आप लोग सुनना। जैसे मैंने इस अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इस बिज़नेस में मोस्टली जो कॉस्ट होती हैं वो फिक्स्ड कॉस्ट होती हैं, वेरिएबल कॉस्ट नहीं होती है। इसीलिए आप देखेंगे जो रेवेन्यू में जंप आया ईयर ऑन ईयर, वो 40 करोड़ का आया, कॉस्ट सिर्फ 8 करोड़ से बढ़ी। इसका मतलब क्या है, आपकी अगर वेरिएबल कॉस्ट होती क्या है कि अगर आपको इंक्रीमेंटल रेवेन्यू जनरेट करना है तो आपको इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी लगेगी। लेट्स से अगर आप शूज़ बना रहे हैं तो आप जितने शूज़ ज़्यादा बेचेंगे उतना आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगा, उतना लेदर का कॉस्ट आएगा, उतना स्टिचिंग का कॉस्ट आएगा, उतना लेबलिंग का, मार्केटिंग तो चलो मार्केटिंग उसमें नहीं आएगा, बट ये सारी चीज़ें आपकी मिनिमम बेयर मिनिमम आएंगी ही आएंगी। एज लॉन्ग एज यू आर जनरेटिंग एडिशनल रेवेन्यूज बाई सेलिंग शूज़, आपको रॉ मटेरियल भी सेम प्रोपोर्शन में खरीदना पड़ेगा। तो इस बिजनेस मॉडल में हम कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस मॉडल में हम कहते हैं कि यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट तो होंगी, बट यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, तो आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने में बहुत दिक्कत होती है। बट प्लेटफॉर्म बिजनेसेस में आपका मोस्टली जो आपका कॉस्ट आता है वो एम्प्लॉयज़ का ही कॉस्ट आता है, थोड़ा बहुत टेक का आपका कॉस्ट आएगा, बाकी ई शॉप का इनका बहुत ज़्यादा कॉस्ट आता है। तो जब ये अपना नॉर्मल एबिटा दिखाते हैं तो ये उसमें ई शॉप की कॉस्ट इंक्लूड करते हैं, बट जब ये एडजस्टेड एबिटा दिखाते हैं तो उसमें ई शॉप की कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती है। इसीलिए आप देखेंगे, चाहे आप कार्टरेट को देख लें, जैगल को देख लें या फिर ब्लैकबक को देखें, ये अपना एडजस्टेड एबिटा जरूर से दिखाते हैं। इनके लिए ऑलमोस्ट मैंडेटरी होता है बताना, बिकॉज ये कैश प्रॉफिट है, कैश की प्रॉक्सी होती है एडजस्टेड एबिटा, बिकॉज ईसॉप कॉस्ट में कैश आउटफ्लो नहीं होता है। इसीलिए हम जब एडजस्टेड एबिटा देखते हैं तो हमको समझ आता है ये कैश की प्रॉक्सी है, ये कैश एबिटा जनरेट करने बेसिकली। तो 43% ये ऑलरेडी पहुंच गई हैं। एंड अभी जब मैं कमेंट्री, जब रिजल्ट आया था, कमेंट्री मैंने देखी थी अर्निंग्स कॉल में, तो ये कह रहे हैं कि देर इज़ नो रीज़न वाई वी कैन नॉट गो टू 55 to 60% एडजस्टेड एबिटा। तो आगे कमेंट्री इस कंपनी की बहुत अच्छी है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। और ये चीज़ आपको सारे बिजनेस प्लेटफॉर्म बिजनेसेस में मिलेगी, चाहे वो ब्लैकबक हो या जैगल हो। ठीक है। बाकी अगर हम इसमें एक दो चीज़ें और देख लें,
बाकी जो इसका ऑक्शन वाला प्लेटफॉर्म है श्रीराम ऑटो मॉल वाला, तो इसमें क्या है, जैसे कोई बैंक ने लोन दिया है, व्हीकल का लोन कस्टमर ने वापस नहीं किया तो वो गाड़ी वो उठा लेते हैं, राइट। उसके बाद बैंक का काम तो क्या, कोई बिजनेस मॉडल नहीं होता है कि वो कोर ऑपरेशंस में गाड़ी खरीदेगा, गाड़ी बेचे, कुछ नहीं होता है। तो वो क्या करता है, बल्क में उसने बहुत सारे कस्टमर जिन्होंने लोन नहीं दिया गाड़ियाँ उठाई और श्रीराम ऑटो मॉल के पास ले गया, उसके ऑक्शन करवाई, बेचा, जितना भी उसको निकालता है निकालेगा, अपना एनपीए क्लियर करेगा, रिकवरीज करेगा वहाँ से जो भी है। तो वहाँ से जो भी व्हीकल्स आती हैं वो श्रीराम ऑटो मॉल के ऑक्शन वाले प्लेटफॉर्म में आती हैं। ये इनका दूसरा बिजनेस मॉडल है। इसमें ये क्या करते हैं, ये रिटेल को भी फोकस करते हैं। आप जैसे मेरे जैसा जिसको सेकंड हैंड अपना बेचना नहीं है, किसी प्लेटफॉर्म में ऑक्शन करवाना है, मे बी आपको ज़्यादा प्राइसेस चाहिए या कुछ, तो दूसरा ऑप्शनैलिटी भी होती है। बिकॉज इनका बीच में क्या हुआ, पिछले 1.5 ईयर्स से इनका क्या हो रहा था, रीमार्केटिंग वाली साइड कहते हैं इनको, ये जो इसका दूसरा बिजनेस ये मॉडल है, यहाँ पे फ्लो कम था, ऑक्शन की लिस्टिंग बहुत कम हो रही थी। बिकॉज एनपीएस बैंक्स जनरेट नहीं कर रहे थे, जिन्होंने कार ली थी वहाँ से कार आ नहीं रही थी, सब अपना टाइमली ईएमआई पे कर रहे थे, तो एकदम वॉल्यूम कम हो गए थे। अब जब वॉल्यूम कम होंगे तो इस बिज़नेस में ग्रोथ कहाँ से आएगा, बिकॉज ये बीच का कमीशन खाते हैं, कमीशन बेस्ड इनकी इनकम होती है, अगर उसको मैं फॉर्मली बोलूँ तो। इन्होंने क्या किया, उस टाइम पे रिटेल की तरफ फोकस करना शुरू किया कि वहाँ एक तरफ से वॉल्यूम नहीं आ रहे हैं तो चलो कोई नहीं, दूसरी तरफ वॉल्यूम को शिफ्ट करो। और अभी क्या है, ग्रोथ दोनों तरफ से आ रहा है, और इस बारी भी इनका ग्रोथ इस बिज़नेस में भी अच्छा था। तीनों बिजनेस ने इस बारी बहुत अच्छा किया है। और थर्ड तो आपको पता है कि OLX का बिजनेस है, 17% का ग्रोथ था, पैट में और अच्छा ग्रोथ था, आई थिंक अबव 100% उसने ग्रोथ किया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मे बी इट वॉज मोर देन दैट। अगर मैं OLX देखूं तो यस, देयर वाज अ जंप ऑफ 213% ऑन योर पैट। तो ये बहुत अच्छी बात है बिजनेस मॉडल की। अब ये क्या कह रहे हैं, अब OLX की हम थोड़ा बात कर लेते हैं, बिकॉज एज आई सेड दोनों कार ट्रेड का जो नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ निकल के आएगा वो OLX से निकल के आएगा। तो OLX में क्या कहते हैं कि OLX वी आर सीइंग वेरी गुड मैट्रिसेस इन OLX एंड वी विल लाइकली परफॉर्म बेटर। और इस मैनेजमेंट को मैं क्योंकि बहुत टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ, मैनेजमेंट कभी भी एकदम टाइम वाली गाइडेंस नहीं देता है, या फिर एकदम एक्यूरेट गाइडेंस नहीं देता है कि हम इतना परसेंट मार्जिन करेंगे, इतना परसेंट से ग्रो करेंगे। हमेशा बोलता है कि दिस इज़ नॉट अ गाइडेंस बट वी आर अ बिजनेस मॉडल दैट इज ट्यून्ड फॉर 20-25% ग्रोथ। कर ये बहुत ज़्यादा रहे हैं उसको अभी फ़िलहाल, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग, एंड बिकॉज ऑफ द GST रेट कट्स भी काफ़ी ज़्यादा इनको एक बेनिफिट हुआ है इस टाइम पे। तो OLX का क्या है, OLX में एक सेलर आता है, वहाँ पर एक बायर आता है, लेकिन जो सेलर है उससे 3 टाइम्स ज़्यादा है बायर। अभी ये क्या कर रहे हैं, सेलर्स को मोनेटाइज कर रहे हैं। अब सेलर्स में भी मेरे जैसा सेलर हो सकता है, आपके जैसा इंडिविजुअल सेलर हो सकता है, जिसको अपना व्हीकल अपग्रेड करना है ऑब्वियसली, तो वो OLX पे डाल देगा, अपना पुराना कोई पड़ा है उसको निकाल देगा। दूसरा उसमें सेलर की साइड में आता है एक डीलर, जिसके डीलर्स की बहुत सारी गाड़ियां हैं आपके, ऑब्वियसली घर के आसपास बहुत सारे डीलर्स होंगे जो सेकेंड हैंड व्हीकल्स में डील करते हैं, तो वो भी अपना जो यूज्ड व्हीकल है वो OLX पे लिस्ट करवाएंगे, ताकि कोई ना कोई जो बायर है वो ख़रीदे वहाँ से। तो फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग OLX क्या कर रहा है, बेसिकली कार ट्रेड क्या कर रहा है, अपने सेलर साइड को मोनेटाइज कर रहा है, उनसे सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू ले लिया, या फिर उनसे ही लिस्टिंग का रेवेन्यू ले लिया, प्रीमियम सर्विसेज उनको प्रोवाइड कराई, ताकि उनकी जो लिस्टिंग है उसको विजिबिलिटी ज़्यादा मिले। और अभी तो खाली विजिबिलिटी पे खेल रहे हैं जितना मुझे समझ आया इनके टोन से, बट धीरे धीरे ये और वैल्यू एडिशनल फीचर्स लेके आएंगे, जो जो बेसिकली इनका सेलर इलीट प्रोग्राम उसे कहते हैं ये, कि सेलर इलीट प्रोग्राम जो भी खरीदेगा उसको ज़्यादा अच्छे से वो अपने ज़्यादा इजीली ज़्यादा विजिबिलिटी उसे मिलेगी अपने यूज्ड व्हीकल को बेचने के लिए। लेकिन मैनेजमेंट का जो थॉट प्रोसेस है वो ये है कि जितने सेलर्स हैं उससे 3 टाइम्स ज़्यादा हमारे प्लेटफॉर्म पे बायर्स हैं। तो सेलर्स, आई थिंक देर आर 2 मिलियन मंथली सेलर्स ऑन OLX, बट जो बायर्स हैं वहाँ पे वो हैं 6.5 मिलियन। तो ये कह रहे हैं कि हम बायर साइड को भी मोनेटाइज करने की कोशिश करेंगे इलीट बायर प्रोग्राम के थ्रू। मे बी ये क्या करने वाले हैं इलीट बायर में, लेट्स से मुझे अगर यूज्ड व्हीकल खरीदना है तो देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ ट्रस्ट। अगर ट्रस्ट नहीं है तो मैं क्यों किसी से व्हीकल खरीदूंगा। तो ये अब क्या करेंगे, अगर मैं इलीट बायर प्रोग्राम खरीदता हूँ तो शायद कहीं ना कहीं इनके पैरामीटर्स होंगे कि
वही व्हीकल मुझे दिखेगा जो एक्चुअली में अच्छा है, चांसेस ऑफ फ्रॉड कम हो जाएगा बेसिकली, वो सब कैसे किस तरीके से वैल्यू एडिशनल फीचर्स लेके आएंगे वो हमको आगे जाके देखना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाई आई से कि जब मैनेजमेंट कोई अपना प्लान बता रहा है, सो वी शुड नॉट जंप टू द कंक्लूजन कि ये हो ही जाएगा, बिकॉज बहुत बार क्या होता है, एंड आई एम नॉट सेइंग कि मैनेजमेंट ख़राब है या कुछ है, मैनेजमेंट की थिंकिंग बहुत अच्छी हो सकती है, मैनेजमेंट के इंटेंशन बहुत अच्छे हो सकते हैं, बट व्हेन वी ट्राई टू एग्जीक्यूट, बट व्हेन द मैनेजमेंट ट्राइज टू एग्जीक्यूट, देयर कैन बी अ लॉट ऑफ हर्डल्स, बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और अगर हमको लग रहा है कि नेक्स्ट 2 या 3 क्वार्टर्स में बहुत अच्छा ग्रोथ कर देगा OLX, हो सकता है वो 1 या 2 क्वार्टर्स से डिले हो जाए और मार्केट को वो चीज़ पसंद ना आए तो स्टॉक प्राइस को भी पनिश करे। तो इसीलिए आपको हर बारी इसको बहुत क्लोजली, ऑब्वियसली जिस बिजनेस में आप इन्वेस्टेड हैं या आपके कोर वॉच लिस्ट में है, सो यू हैव टू ट्रैक दैट वेरी क्लोजली। तो ये है कार्ट रेट के बारे में। मुझे लगता है कि आगे जाके भी ये ठीक करेगा, बट पर्सनली ये चीज़ मैंने शेयर भी करी है, Q1 के रिजल्ट के बाद भी मैंने थोड़ा सेलिंग करी थी, Q2 के रिजल्ट के बाद भी मैंने थोड़ा सेलिंग करी थी, और आई एम नॉट वेरी श्योर कि मैं Q3 के बाद करूँगा या नहीं। इट मोस्टली इट डिपेंड्स ऑन द प्राइस। अगर प्राइस फिर से बहुत भाग गया है Q3 के रिजल्ट तक, तो मे बी आई विल डू अनदर राउंड ऑफ सेलिंग। बट मुझे, क्योंकि देखो मेरी बाइंग इसमें बहुत कम है, 700 की बाइंग है मेरी, तो मेरे लिए जो रिस्क रिवॉर्ड है वो अब शायद उतना अच्छा नहीं रहा है। तो मेरा जो फ्रेमवर्क है, बिकॉज आप सबको ये भी पता है कि जब मैं पहले शेयर करता था, HFCL भी मेरे पास पड़ा है, 60 समथिंग की बाइंग है और वो 170 तक गया, एंड आई डेंट सेल अ सिंगल शेयर। तो मैं क्या करता हूँ, एंड ऐसा मेरे साथ बहुत पहले भी हुआ है, सेलिंग मेरे को अभी तक थोड़ा बहुत कह सकते, थोड़ा बहुत नहीं, सेलिंग में मेरे को अभी भी दिक्कत होती है। आई रियली डोंट नो व्हेन टू सेल। वो चीज़ अभी मैं खुद से परफेक्ट कर रहा हूँ अपनी चीज़, एंड मुझे पता है वो एक्सपीरियंस के साथ ही आएगी। मैं जितना ज़्यादा पढ़ूंगा, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस करूंगा, जितना ज़्यादा लोगों के ट्रेड्स इन द सेंस लॉन्ग टर्म ट्रेड्स को देखूंगा, तो मुझे वो चीज़ अच्छे से परफेक्ट होगी। हो सकता है कार ट्रेड यहाँ से 5000 चले जाए, एंड दिस इज़ नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन बाय द वे। मैं आपको जो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इट्स नॉट दैट कि मैं कल को जाके रिग्रेट करूंगा, यार मैंने 4000 में ही सारा बेच दिया या 3000 में ही सारा बेच दिया। आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, बिकॉज मेरा जो फ्रेमवर्क है, मेरे जो गोल्स हैं, वो कार ट्रेड को लेके एटलीस्ट काफ़ी अच्छे फुलफिल हुए हैं। मैंने नहीं सोचा था कि 4x 5x कार ट्रेड में इतना जल्दी होगा, ये भी मैंने नहीं सोचा था। पोटेंशियल दिख रहा था, बट इतना जल्दी 1.5 साल में 5x, आई वॉज नॉट इमेजिनिंग दैट, वो भी एक साइडवेज चॉपी मार्केट्स में। सो एक एलिमेंट ऑफ लक तो डेफिनेटली आई वुड से कि होता है। बाकी अगर हम जैगल पे आएँ, ओके, जैगल अपने आप को कहता है कि वो 360 डिग्री स्पेंड मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। अब इससे क्या मतलब, अब हम सीधा सीधा सबसे पहले आते हैं, कुछ स्क्रीनशॉट्स मैंने लिए थे आपको दिखाने के लिए, बट ऑब्वियसली अभी नहीं दिखेंगे। यस, अब जैगल की ऑफरिंग्स आप देखो, जैगल के डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, प्रोपेल है, सेव है, जॉयर है, और आगे भी हैं, जिप भी है जिसमें ये जैगल इंटरनेशनल पेमेंट्स करते हैं, जैटिक्स इनका एक एनालिटिक्स का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, डेटा एनालिटिक्स जो होता है बेसिकली, बहुत सारी चीज़ें आपको एक डैशबोर्ड में दिख जाएंगी किसी भी कॉरपोरेट को, और बेस्ड ऑन दोज डेटा, बेस्ड ऑन दोज पैटर्न्स, कॉरपोरेट अपने लिए कुछ डिसीजंस ले सकता है। तो सबसे पहले अगर हम प्रॉपल की बात करें, तो इसकी देखो ऑफरिंग्स क्या होती हैं। यूज़ केस 1 की अगर पॉज कर लेना, देख लेना, मैं बहुत जल्दी मैं आपको ये समझाऊंगा, बिकॉज वीडियो अदरवाइज बहुत लंबा हो जाएगा। तो यूज़ केस अगर हम देखेंगे, कॉर्पोरेट वांट्स टू इंसेंटिवाइज चैनल पार्टनर्स एम्प्लॉयज थ्रू रिवॉर्ड्स। ओके, तो कोई भी माइलस्टोन है किसी भी एम्प्लॉय का या वेंडर्स का या चैनल पार्टनर्स का, चैनल पार्टनर्स मतलब लेट्स से एशियन पेंट्स हैं, उसके इतने सारे डीलर्स हैं। एक डीलर ने अगर बहुत अच्छी सेल करी है, या उसको इंसेंटिवाइज करवाना है कि यार अगर आपने लेट्स से महीने में 1000, एक बड़ा डीलर है, महीने में 1000 अपने एशियन पेंट्स के डब्बे बेचे हैं बड़े बड़े, तो आपको एक रिवॉर्ड मिलेगा। आपने एक माइलस्टोन क्रैक किया, आपको एक रिवॉर्ड मिलेगा, वाउचर पॉइंट्स मिलेंगे, आप जाके उसमें कहीं से भी शॉपिंग करके आ सकते हैं। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, आइडियली क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ कि जो इनका एक कार्ड होगा या वाउचर होगा, जो जैगल है वो ऑलरेडी लेट्स से मिंत्रा के पास गया, या फ्लिपकार्ट के पास, अमेज़ॉन के पास, या फिर
एन नंबर ऑफ मर्चेंट्स, किसी के पास भी जा सकता है, वहाँ से बोलेगा कि मैं आपके पास कस्टमर भेजूंगा, बिकॉज एशियन पेंट के डीलर ने अगर माइलस्टोन क्रैक किया तो उस डीलर को वाउचर पॉइंट्स मिलेंगे, वो लेट्स से मिंत्रा में जाके उसको खरीद सकता है कुछ भी सामान, लेट्स से 4000 रुपीज़ का, तो लेट्स से 5000 रुपीज़ का, मैं एग्जांपल देने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो जैगल क्या करेगा, मिंत्रा के पास जाएगा, जो भी उनको रन कर रहा है या फिर जो भी उसके मैनेजमेंट में है, इन द सेंस कि जो भी ये वाउचर प्रोग्राम्स वगैरह देख रहा है, तो उसको बोलेगा आपके पास में 4000 की शॉपिंग एक कस्टमर आएगा, 4000 की शॉपिंग करेगा, मैं उसको लेके आऊँगा, लेकिन आपको जो 5000 का वाउचर है वो मुझे आपको सस्ते में देना है, राइट। तो वहाँ से वो कमीशन लेके आएगा। मिंत्रा कमीशन इसीलिए देगा बिकॉज उसको श्योर शॉट एक कस्टमर मिल जाएगा जो बेसिकली एशियन पेंट का जो डीलर होगा वो उसका पोटेंशियल कस्टमर होगा अगर वो एक माइलस्टोन क्रैक कर पाता है। वैसे ही एन नंबर ऑफ मर्चेंट से ये कमीशन बेस्ड वाउचर्स खरीदते हैं। लेट्स से 1000 का वाउचर खरीदा, तो मिंत्रा को सिर्फ 800 पे किए या फिर 900 पे किए और बाकी का जो कमीशन है वो खुद रखा, राइट। तो इस तरीके से ये प्रोपेल वाला काम करता है। अब पहले क्या होता था, अभी भी बहुत सारी कंपनीज़ में यही होता है कि ये सारा जो रिवॉर्ड का प्रोग्राम है कहीं ना कहीं ये मैनुअल होता है, कहीं पे तो ये होता ही नहीं है। तो ये जो प्रोपेल वाला इनका कह सकते हैं कि जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ से दो तरीके से रेवेन्यू जनरेट होता है। एक तो कमीशन बेस्ड जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है, जो खुद वाउचर पॉइंट्स इन्होंने जनरेट किया है। कॉर्पोरेट तो उतना ही पैसा देगा। कॉर्पोरेट अगर 1000 रुपीज़ का वाउचर खरीद रहा है अपने डीलर के लिए या वेंडर के लिए, मिंत्रा को कम मिलेगा, 900 मिलेगा, और बाकी का जो कट है 8 to 10% का इसमें कमीशन होता है, ज़्यादा नहीं होता है, तो वो रखेगा जैगल। दूसरा सॉफ्टवेयर बेस्ड का रेवेन्यू इसमें होता है, जिसको ये सास रेवेन्यूज कहते हैं, बिकॉज प्रोपेल आप खाली ऐसे रन नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए। वो सॉफ्टवेयर बेचेगा कॉर्पोरेट को। कॉर्पोरेट के पास डेटा भी होना चाहिए, राइट, कि किस डीलर के किस चैनल पार्टनर ने कौन सा माइलस्टोन क्रैक किया है, कितना उसको वाउचर मिला है। तो वो सारा जो डेटा है वो एक डैशबोर्ड में रहेगा इनके प्रोपेल वाले प्लेटफॉर्म में। तो एक यूज़ केस ये हो गया। दूसरा यूज़ केस भी यही है, उसका ही थोड़ा बहुत टिपिकल 8 to 10% कमीशन यहाँ देख सकते हो। दूसरा यूज़ केस भी आप पॉज करके देख लो। तो ये है प्रोपेल, नाम याद रखो, आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। अब मैंने आपको कहा था आइडियली इसमें होता तो क्या है कि बोलने को ये होता है कि कॉरपोरेट पहले से ही पैसे दे देता है और उसी पैसे को यूज़ करके जो जैगल है वो वाउचर्स खरीदता है अपने कॉरपोरेट के चैनल पार्टनर्स के लिए। बट मोर ऑफ्टन देन नॉट क्या होता है कि अभी आप देखेंगे भी बहुत सारे लोगों का डीएम्स मुझे आए और कमेंट्स मुझे आए, एंड दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सरप्राइजिंग थिंग्स कि जैगल का जब रिजल्ट आया तो सब ने सब चीज़ डिस्कस करी कि सेल्स इतना बढ़ा, इसको ऑपरेटिंग लेवरेज इतना मिला, तो इसको नई पार्टनरशिप एयू के साथ करी है, ये सब किया है, वो सब किया है, लेकिन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में ज़्यादा लोगों ने फोकस नहीं किया है, एंड दैट इज़ नेगेटिव फॉर दिस ईयर। अगर मैं आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन दिखाऊं तो वो नेगेटिव था। या अगर ये आप देखो, नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जो ये सेक्शन है उसके ऊपर जाओ, इनकम टैक्स पेड, अगर इनकम टैक्स के ऊपर आप देखेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, तो मैं अगर नेट ऑफ टैक्सेस में देखूं तो भी इनका ऑलमोस्ट 19 करोड़ का नेगेटिव सीएफओ था इस बारी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। टैक्स का मैं हटा रहा हूँ, टैक्स को अगर मैं इंक्लूड करूंगा तो फिर तो बहुत बड़ा चला जाएगा, 34 सीआर का चला जाएगा, बट उसको मैं नहीं कर रहा हूँ। तो 19 करोड़ का नेगेटिव सीएफओ था। तो इसमें मतलब आई डोंट नो कि क्यों एक्स पे लोग इस तरीके की बातें नहीं करते हैं जो एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये क्यों हुआ, ये इसीलिए हुआ कि मैंने आपको बताया आइडियली कॉर्पोरेट पहले ही पे कर देता है, बट मोर ऑफ्टन देन नॉट ये होता नहीं है। अब खुद मैनेजमेंट से अभी पूछा गया था कॉल में कि आपका सीएफओ नेगेटिव क्यों है, तो पहले मैनेजमेंट ने सिर्फ इतना बोला, ढंग से आंसर नहीं किया बेसिकली, कि दशहरा दिवाली इस टाइम पे क्या होता है कि जो कॉरपोरेट इनके पार्टनर्स हैं वो बहुत साल से इनके साथ काम कर रहे हैं, एंड कॉरपोरेट पार्टनर्स एक्सपेक्ट करते हैं उस टाइम पे कि जैगल इनको सपोर्ट करेगा। बेसिकली क्या कि जैगल खुद से ही पैसा देगा फिलहाल, फॉर द टाइम बीइंग खुद से ही अपना पैसा खुद डाल के वाउचर खरीदेगा, और इनके जो चैनल पार्टनर्स हैं, कॉरपोरेट के वेंडर्स हैं, इन सबको वहीं से ही इंसेंटिवाइज करेगा, और फिर रिसीवेबल क्रिएट करवाएगा, और बाद में जाके जब कॉरपोरेट पे पैसा आएगा या कॉरपोरेट के कैश फ्लोज
अच्छे होंगे या कंफर्टेबल होगा जब भी कॉर्पोरेट, तो इनको पे बैक करेगा। इससे क्या होता है, आपके रिसीवेबल बढ़ जाते हैं। जो आप देखोगे भी ट्रेड रिसीवेबल अगर आप देखोगे तो 37 करोड़ के ट्रेड रिसीवेबल हैं। पिछले साल कितने थे इस टाइम पे? 27 करोड़ के। तो 10 करोड़ का तो सीधा सीधा आपका रिसीवेबल पे जंप आया। बट ऑब्वियसली ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा था, तो 10 करोड़ का रिसीवेबल बनता भी है। बट मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, सीएफओ नेगेटिव इसीलिए आया है क्योंकि इस टाइम पे क्या किया है, कॉरपोरेट से अभी इन्होंने पैसा लिया नहीं है। और दिवाली दशहरा के टाइम पे पर्टिकुलर, दिस इज़ ऑल्सो वेरी सीजनल, इनको सपोर्ट करना भी पड़ता है। तो खुद का इन्होंने अभी पैसा लगा हुआ है, रिसीवेबल्स क्रिएट हो गए हैं इनके बैलेंस शीट में, और आगे जाके अब वो रिसीवेबल इनको जब जब कॉर्पोरेट पैसा रिलीज़ करेगा तो वो जैसे ही होंगे उनके वर्किंग कैपिटल जो इंटेंसिटी कम होगी, उसका जब एडजस्टमेंट होता है तो हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, मैनेजमेंट का गाइडेंस ये है कि FY26 के एंड में जो हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो न्यूट्रल हो जाएगा, और नेक्स्ट ईयर जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो पॉजिटिव टेरिटरी में आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे इसका CFO एक्चुअली बहुत पसंद नहीं आया। एंड मे बी बिजनेस मॉडल ही इनका ऐसा है कि जो कॉरपोरेट्स हैं उनके साथ पार्टनरशिप ही इस तरीके की है कि अगर कॉरपोरेट बोलेगा कि आप खुद फंड करो फिलहाल फॉर द टाइम बिंग, जो भी हमारा ये प्लेटफॉर्म, जो भी ये प्रोग्राम चल रहा है प्रोपेल का, खुद आप फंड करो, हम आपको रुपए दे देंगे। तो आई डोंट थिंक जैगल के पास क्या कहते हैं, कोई पावर है, निगोशिएटिंग पावर है कि जैगल मना कर सकता है। तो ये थोड़ा एक नेगेटिव साइड मेरे को लगा, और देखना पड़ेगा कि किस तरीके से इनका CFO पॉजिटिव होता है। वी विल ऑब्वियसली ट्रैक। तो दूसरा इनका जो है वो है सेव। सेव इनका बहुत ही बेसिक है, जिसे कहते हैं कि एवरग्रीन, किसी भी कॉरपोरेट के पास ये चलता है। अब प्रोपेल है तो प्रोपेल उसी के पास चलेगा जिसकी सेल्स और मार्केटिंग एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके चैनल पार्टनर्स बहुत होंगे, वेंडर्स बहुत होंगे, डीलर्स बहुत होंगे, तो उन्हीं के पास चलेगा। लेकिन सेव का क्या है? सेव, अब पहले आप देखो यूज़ केस 1 देखो, जैगल हेल्प्स एम्प्लॉयज सेव टैक्स विद एम्प्लॉय बेनिफिट पेमेंट्स। तो क्या होता है, अगर आपका CTC में इंक्लूडेड होता है सब कुछ वैसे बाय द वे, लेकिन जब आप बेनिफिट की तरीके से अपने एम्प्लॉय को पेमेंट करते हैं थ्रू फूड वाउचर्स और फ्यूल वाउचर्स या शॉपिंग वाउचर्स, तो उस पर टैक्स नहीं पड़ता है, उस पार्ट ऑफ द सैलरी पे टैक्स नहीं पड़ता है। तो ये क्या करते हैं, उस चीज़ को इन्होंने रिवॉर्ड्स प्रोग्राम को सॉरी, ये जो सेव वाला इनका जो एम्प्लॉय टैक्स बेनिफिट्स का प्रोग्राम है, इसको बहुत इन्होंने डिजिटाइज कर दिया है। और सेव भी इनका काफ़ी अच्छा चलता है बाय द वे। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें यूज़ केस दूसरा भी आप देख सकते हैं कि जैगल हेल्प्स कंपनी डिजिटाइज इट्स एंटायर रीइंबर्समेंट प्रोसेस विद एडिशनल एडेड फीचर्स लाइक ऑटोमेटिक रिजेक्शन डिलीशन। क्या होता है कि अगर कोई कॉरपोरेट है, उसके कोई एम्प्लॉय को ट्रिप में जाना है, लेट्स से दिल्ली का कॉरपोरेट है, बैंगलोर में कोई मीटिंग है, तो वो जाएगा, उसका फ्यूल लगेगा, उसका फ्यूल इन द सेंस अगर गाड़ी से जा रहा है, अगर एरोप्लेन से जा रहा है तो उसका टिकट का प्राइसिंग होगी, उसको कहीं रुकेगा, फिर कहीं खाएगा, लॉजिंग एक्सपेंसेस, फूड एक्सपेंसेस। तो पहले क्या होता था, बहुत जगह अभी भी यही होता है, सारी चीज़ मैनुअल होती हैं, आपको हर जगह की स्लिप इकट्ठा करनी पड़ती है, फिर HR पे लेके जाओ, HR फाइनेंस पे लेके जाएगा। दिस इज़ अ वेरी मैनुअल प्रोसेस और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और कॉस्ट बहुत आता है इस प्रोसेस में। बट इनके सेव प्लेटफॉर्म के साथ क्या होता है, एक तो मैंने आपको बताया टैक्स बेनिफिट वाला, दूसरा ये सारी प्रोसेस क्या है, आपने बस उसका इमेज अपलोड करके सेव प्लेटफॉर्म पे डाला, ऑटोमेटिक रिजेक्शन होगा। अब लेट्स से कॉर्पोरेट ने बोला है कि आपको 15,000 या 20,000 में अपना पूरा ट्रिप कंप्लीट करके आना है, तो आप 15,000 के 20,000 के ऊपर अगर आपके स्लिप्स का खर्चा चला गया, आपके जो जो भी आपने रिसीट्स भेजी हैं, तो अपने आप ऑटोमेटिक रिजेक्शन भी हो जाएगा। तो बेसिकली एंटायर प्रोसेस को ऑटोमेट किया है सेव वाले प्लेटफॉर्म ने। तीसरा है इनका जॉयर। अब जॉयर का यूज़ केस देखो, कॉर्पोरेट वांट्स टू मेक पेमेंट टू इट्स वेंडर सप्लाई चेन पार्टनर्स, इसमें एक क्रेडिट भी देते हैं। अब जैगल इंसेंटिवाइजेज द कॉर्पोरेट टू स्पेंड थ्रू कैशबैक्स, उनको कैशबैक भी मिलेगा। कॉर्पोरेट पेज थ्रू जॉयर कार्ड बेनिफिटिंग फ्रॉम लॉन्गर क्रेडिट साइकिल। अगर कॉर्पोरेट को ये जॉयर कार्ड प्रोवाइड करेंगे, कॉर्पोरेट को अगर बेसिकली कॉर्पोरेट्स के लिए क्रेडिट कार्ड हो गया, आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आपको किसी को पेमेंट करना है, आपके घर पे कुछ काम हुआ है या फिर कुछ भी हुआ है, आपको उसको पेमेंट करना है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप क्रेडिट कार्ड से करेंगे। कॉर्पोरेट को वेंडर्स को पे करना है, पैसा नहीं है, तो जॉयर क्रेडिट कार्ड से करेंगे और वहाँ पे उनको कैशबैक भी मिलेगा। तो इट्स अ म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप। और बेसिकली जितना भी अब यहाँ पे देखो कमाते कैसे हैं बेसिकली, जैगल अर्न्स अ पोर्शन, मैं जॉयर की बात कर रहा हूँ, जैगल अर्न्स अ पोर्शन ऑफ इंटरचार्ज फीस फ्रॉम बैंक बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू। अब ये सब आपको पता है कि
इंटरचार्ज फीस जनरेट होती है, थोड़ा नेटवर्क प्रोवाइडर लेता है, चाहे वो मास्टर कार्ड है, रुपए है या वीज़ा है। फिर आपका जो इशूइंग बैंक है जिसने वो कार्ड ज़ोयर कार्ड इशू किया है, लेट्स से आईडीएफसी है, तो वो भी अपना थोड़ा कमीशन खाएगा। फिर जैगल भी उसमें से कमीशन लेगा। टोटल इंटरचार्ज में जितना भी इंटरचार्ज जनरेट होता है 2%, 1 या 2% होता है। लेट्स से 100 रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ है, 2 रुपये 1000 रुपीज़ का ट्रांजैक्शन हुआ है, अगर 2% की बात है तो 20 रुपीज़ आपस में बटेंगे। अब कोई भी बांटे, इशूइंग बैंक को भी चाहिए तो आपका नेटवर्क प्रोवाइडर को भी चाहिए मास्टर कार्ड वगैरह, जैगल भी लेगा और एक्वायरिंग बैंक भी लेगा जो वेंडर का बैंक है, लेट्स से एसबीआई के पास उसका अकाउंट है या एचडीएफसी के पास है तो वो भी लेगा। तो ये 20 रुपये आपस में बटेंगे। तो अब आप यहाँ बोलेंगे सिर्फ 20 रुपये के लिए इतना जैगल क्या मेहनत करेगा, उसमें से भी 4 पार्टनर्स में बटने हैं 20 रुपये। बट आप ये सोचो कि पहले तो 1000 रुपीज़ की पेमेंट होती नहीं है, मैं तो एग्जाम्पल के लिए बताया। दूसरा, कितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता होगा, और इसीलिए दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट केपीआईज फॉर दिस बिजनेस कि जितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन होगा उतना ज़्यादा इंटरचार्ज जनरेट होगा और उतना ही ज़्यादा इसको कमीशन मिलेगा। तीनों चीज़ों में यही होता है, प्रोपेल में भी, से में भी, ज़ोहर में भी, राइट। प्रोपेल में तो ये डायरेक्टली ही वाउचर जहाँ पे जिस मर्चेंट पे हैं वहीं से ही 8 to 10% का कमीशन करते हैं। बाकी आपको यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की ये है, मैं अभी कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पढ़ रहा था और वहाँ पे मेरे को इस चीज़ समझ आई कि जो ये प्रोपेल वाली इनकी जो ये प्रॉपर वाला प्लेटफॉर्म है इसमें रिसीवेबल जनरेट होते हैं और इसीलिए इसकी वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी ज़्यादा होती है और यहाँ पे मार्जिन्स भी थोड़े कम है प्रॉपल वाले में। इसीलिए ना आई थिंक मैं जेम फाइनेंशियल का पढ़ रहा था ब्रोकरेज, तो उन्होंने टारगेट प्राइस को रिड्यूस नहीं किया था, बट जो इनके इनिशियल प्रोजेक्शंस थे उससे कम अब ये मार्जिन्स भी जनरेट कर रहे हैं और उससे कम ये उससे ज़्यादा इंटेंसिटी इनकी वर्किंग कैपिटल की भी हुई थी, तो उन्होंने नेगेटिव पॉइंट में लिखा था। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। इवन दो Q2 के रिजल्ट के बाद कल इन्होंने अपनी गाइडेंस को भी बढ़ाया है, तो वो पुरानी थोड़ा ब्रोकरेज रिपोर्ट थी। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आपको डरना है, या फिर आई एम नॉट रियली ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस यू नॉट इधर ऑन द बाई साइड और ऑन द सेल साइड। मैं बस बता रहा हूँ प्रोपेल में वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी हाई होती है एंड मार्जिन्स आर नॉट दैट हाई फॉर जैगल एटलीस्ट। बाकी इनके एक्विजिशंस भी हुए थे, मोबाइल वेयर का हुआ था, एफिया सॉफ्ट का हुआ था, तो वो सब आप देख लेना यार। मतलब उसको भी मैं डिस्कस करूँगा तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम लग जाएगा। एक सेकेंड। बाकी एफिया सॉफ्ट का ये था कि मर्चेंट के साइड पे वो काम करता है, क्योंकि जैगल इनिशियली शुरू हुआ था कि जो लोग स्पेंड करते हैं उनकी तरफ ये काम करता था, बट जो स्पेंडिंग हो रही है मर्चेंट साइड में, क्यूआर चाहिए उन्हें या फिर सॉफ्टवेयर चाहिए उनके ट्रांजैक्शन का, तो वहाँ पे एफिया सॉफ्ट काम करता है। और वैसे इन्होंने एक्विजिशन बहुत सारे किए हैं, बहुत सारे लाइंड अप भी हैं। तो जो प्लेटफॉर्म बिजनेस होता है इसमें मेरे को एक नई चीज़ भी ऐसा एक कॉमनैलिटी लगी कि यहाँ पे एक्विजिशंस भी ये बहुत स्पीड से करते हैं। चाहे कार ट्रेड भी होगा, इसीलिए उसने श्रीराम को भी एक्वायर किया था, फिर उसने कोएलेक्स को एक्वायर किया, एंड द सेम स्टोरी इज़ बीइंग प्लेड विद जैगल। तो जैगल भी मेरे को ठीक लगती है, बुरी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आप अगर पी पे फंस जाएंगे ना देख के, आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, वो आप खुद देखो। मैं आपको एक लॉजिक समझा रहा हूँ कि जब मैंने कार ट्रेड लिया था तो कार ट्रेड आई डोंट थिंक कि उस टाइम पे उसका पी 50 से नीचे था। आई एम नॉट वेरी श्योर कि उस टाइम पे पी कितना था, बट अंडर वैल्यूड नहीं था। अगर हम एक बहुत ही हिस्टोरिकल लेंस से देखें चीज़ों को, तो पीई पे ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है, बिकॉज क्या होता है, पीई आपका निकल के आता है ईपीएस से, राइट। अब ये चीज़ आपको थोड़ा और आप इसमें ध्यान लगाओ, थोड़ा देर तक आप बात समझो। पी निकल के आता है जब हम पी की बात करते हैं, सॉरी, प्राइस जब निकल के आता है किसी कंपनी का, तो वो पीई और ईपीएस से निकल के आता है, राइट। प्राइस कहीं हवा में नहीं जनरेट होता है। अगर लेट्स से किसी कंपनी का ईपीएस 10 रुपये का है और हम उस कंपनी को 50 का पीई दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें पता है कि प्राइस उस कंपनी का क्या होगा, उस कंपनी के शेयर का प्राइस क्या होगा, एक का 500 रुपीज़। क्यों? बिकॉज पीई इज इक्वल टू प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाई अर्निंग्स पर शेयर। अर्निंग्स पर शेयर मैंने आपको बोला 10 है, पीई है 50, तो प्राइस क्या होगा 500। आप कितना प्राइस पे कर रहे हैं, 50 टाइम्स ईपीएस। अब इसको रिवाइंड करके देख लेना अगर आपको समझ नहीं आ रहा है। तो बेसिकली फंडा क्या है, आपका जो प्राइस निकल के आता है किसी भी स्टॉक का, वो ईपीएस से निकल के आता है, और ईपीएस खुद में अर्निंग से निकल के आती है, नेट प्रॉफिट से निकल के आता है। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी जब हम करते हैं, शेयर होल्डर्स इक्विटी, तो आपका ईपीएस निकल के आता है बेसिकली। तो ईपीएस आपका खुद नेट प्रॉफिट से आया है,
अब नेट प्रॉफिट की जब मैं बात करता हूँ तो नेट प्रॉफिट में जो हिस्सेदारी होती है वो सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स की होती है। बिकॉज जब आप अगर आपने इनकम स्टेटमेंट ऑब्वियसली आपने देखी ही होगी, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे लाइन आइटम्स होते हैं। तो मैं मोटे मोटे समझाता हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट होता है, फिर आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर आता है नेट प्रॉफिट। तो जब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट के बीच में आते हैं तो आपने दो लाइन आइटम्स और देखे होंगे। एक होगा आपका इंटरेस्ट कॉस्ट, एक होगा आपका टैक्स। तो जब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट की तरफ आ रहे हैं तो नेट प्रॉफिट में जब आप पहुंच गए, इसका मतलब आपने ऑलरेडी लेंडर्स से जो भी आपने डेट लिया था, कंपनी ने कुछ भी पैसा उठाया था, उसका जो कॉस्ट जा रहा है, इंटरेस्ट कॉस्ट, उस डेट का जो कॉस्ट आ रहा है वो आपने ऑलरेडी पे कर दिया इंटरेस्ट कॉस्ट में, जब आप नेट प्रॉफिट पे पहुंचते हैं। और गवर्नमेंट को जो आपको टैक्स देना है वो भी आपने टैक्सेस ऑलरेडी प्रोवाइड किया। तो जो नेट प्रॉफिट बचता है वो सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स का होता है। तो नेट प्रॉफिट अगर आप इस केस में देखेंगे, आपको प्लेटफॉर्म बिजनेस में थोड़ा प्रॉफिट कम ही दिखेगा। बिकॉज एज आई सेड कि इनकी फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, इनकी वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा नहीं है। तो फिक्स्ड कॉस्ट में भी इनकी जो ईसॉप की कॉस्ट होती है वो बहुत सारा इनका प्रॉफिट कम करके आर्टिफिशियली उस प्रॉफिट को रिड्यूस करती है। बिकॉज कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा है आपके ईपीएस, आपके ईसॉप कॉस्ट में। दूसरा, आपकी डिप्रिसिएशन भी अगर हो रहा है तो वो भी कैश आउटफ्लो नहीं है। बाकी आपका बहुत ज़्यादा कॉस्ट आता नहीं है, क्योंकि इनके पास क्या कहते हैं कि जो अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो आर्टिफिशियली आपको सप्रेस दिखेगा। इसीलिए जैसे ही आपको नेट प्रॉफिट सप्रेस दिखा, आपका ईपीएस सॉरी आपका पी बढ़ जाता है। तो आपको जब पी बढ़ा हुआ नज़र आता है तो इस बिज़नेस में आपको डरना नहीं है। पर्टिकुलरली एक ऐसी कंपनी में जो छोटी है और इनोवेट हो रही है, ग्रोथ फेज़ में है। बिकॉज बहुत सारा पैसा जो इनका जनरेट होता है, आइडियली होना चाहिए, वो इसको री इन्वेस्ट करते हैं ग्रोथ में, तो वो भी नेट प्रॉफिट में नहीं निकल के आता है। तो नेट प्रॉफिट आर्टिफिशियली ही इनका कम आता है, और उस वजह से ईपीएस भी कम आता है। और ईपीएस अगर कम आएगा तो आपको पता है पी इज इक्वल टू प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। ईपीएस कम था तो पी आपको बढ़ा हुआ नज़र आता है। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से समझनी है। बिकॉज अगर मैं उस टाइम पे ऐसा हो जाता कार्टरेट को, यार पी बहुत हाई है, कंफर्टेबल नहीं है, मैं नहीं करूँगा, तो मेरी तो पूरी रैली मिस हो जाती। दूसरा, जो इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है, लेट्स से आपका सेल्स 20% से बढ़ रहा है या 30% से बढ़ रहा है आपका, लेकिन जो नेट प्रॉफिट होगा वो आपका ज़्यादा बढ़ेगा, आपका 60% से बढ़ेगा, 50% से बढ़ेगा। तो जब आपका नेट प्रॉफिट इतनी स्पीड से बढ़ता है तो आपके प्रॉफिट्स कैचअप जल्दी करते हैं। ऊपर से जैसे ही आपका नेट प्रॉफिट बढ़ता रहेगा ओवर अ पीरियड ऑफ 4 to 5 क्वार्टर्स, आपको ये समझ आएगा कि आपका पी बार बार कंप्रेस हो रहा है, बार बार कंप्रेस हो रहा है। पी आपको बढ़ावा नजर आएगा, फिर ये अच्छा ग्रोथ टॉप लाइन में करते हैं, उससे अच्छी ग्रोथ ये नेट प्रॉफिट में करते हैं, तो फिर से आपका ईपीएस जंप करता है। जैसे ईपीएस ने जंप किया, आपका फिर पी कम हो जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान देनी है एक प्लेटफॉर्म वाले बिजनेस में। तो दूसरा, आप इनको ना एक तो पी से भी आप इसको वैल्यू कर सकते हैं एक प्लेटफॉर्म बिजनेस को। दूसरा, अगर आपको वैल्यू करना है तो आप इसको ईवी बाई एबिट्टा कर सकते हैं। अब ईवी बाई एबिट्टा आप समझो, ईवी बाई एबिट्टा शेयर होल्डर्स का इसको ज़्यादा लेना देना नहीं है। मैंने आपको बताया पी जब हम बात करते हैं तो ये प्योरली शेयर होल्डर्स की इक्विटी शेयर होल्डर्स के पर्सपेक्टिव से होता है। लेकिन जब हम ईवी बाई एबिट्टा की बात करते हैं तो ये ऑपरेट ईवी क्या होता है, एंटरप्राइज वैल्यू। एंटरप्राइज वैल्यू क्या होती है, आपकी जो मार्केट कैप है, करंट मार्केट कैप है। एंटरप्राइज वैल्यू आप ऐसे समझो, मुझे आज अगर एक कंपनी खरीदनी है पूरी की पूरी, उसका डेट भी मेरा, उसका कैश भी मेरा, तो मेरे को कितना पे करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली मेरे को मार्केट कैप तो पे करनी ही पड़ेगी। अगर उस पर डेट भी है उस कंपनी में तो मेरे को उसका डेट भी पे करना पड़ेगा। तो मैं डेट को ऐड करता हूँ मार्केट कैप के साथ, और लेट्स से उस कंपनी के पास थोड़ा बहुत कैश पड़ा है तो कैश तो मेरा हो जाएगा, मेरे पे आएगा, तो मैं माइनस करता हूँ कैश को। तो जितना भी आता है मार्केट कैप प्लस डेट माइनस कैश, दिस इज योर एंटरप्राइज वैल्यू। अब जब हम ईवी बाई एबिट्टा की बात करते हैं तो जो एबिट्टा है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप उसे कह लो, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कितना टाइम्स आप पे कर रहे हैं एंटरप्राइज वैल्यू के लिए, तो वो निकल के आता है ईवी बाई एबिट्टा। वो शेयर होल्डर्स इक्विटी का नहीं है, वो है किसी भी एक ऐसे पर्सन का जो उस कंपनी को एट दैट पॉइंट इन टाइम खरीदना चाह रहा है। अगर किसी कंपनी का 20 ईवी बाई एबिट्टा है, विच मीन्स उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट का 20 टाइम्स मैं पे कर रहा हूँ उस कंपनी को पूरा का पूरा खरीदने के लिए। तो ये दो डिस्टिंक्शन बहुत बड़े हैं, आपको ध्यान रखना है, समझना है। अब किस ईवी बाई एबिट्टा पे आपको कंपनी कंफर्टेबल लगती है या किस पी पे आपको कंपनी कंफर्टेबल लगती है, दिस इज़ वेरी सब्जेक्टिव। वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो आपको खुद से देखना है कि जैगल आपको इस पी पे या इस ईवी बाई एबिट्टा पे सही लग रहा है या नहीं।
मैंने आपको मैट्रिक्स बताई, दोनों को डिफरेंशिएट किया है, कंफ्यूज मत करना। और ये आप हमेशा ध्यान रखना कि पीई और ईवी बाई एबिटा आपको दो बहुत अलग अलग चीज़ें बता रहा है। बाकी ओके, थोड़ा बहुत और स्ट्रेटेजिक अलायंसेस भी देख लेते हैं हम। ये आप इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से देख सकते हैं, पॉज कर लेना, वहीं आप जाके देख लेना। इन्होंने क्या किया है, नई नई पार्टनरशिप्स हैं। एक तो एयू जो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ इन्होंने पार्टनर किया है कंज्यूमर क्रेडिट कार्ड्स के लिए। अभी तक ये कंज्यूमर क्रेडिट कार्ड की साइड में नहीं आए थे, कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड के साइड में थे। तो इनके पास एक अच्छा बेनिफिट क्या है कि अगर इनका कोई पार्टनर है कॉर्पोरेट का, लेट्स से हाइपोथेटिकली, वैसे इनके बहुत थे भी, मैं नाम भूल गया हूँ, बट लेट्स से डीटीडीसी है, तो उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं जो परमानेंट पेरोल पे हैं, तो कितना अच्छा एक पोटेंशियल कस्टमर हो सकता है वो जैगल के लिए और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। बिकॉज जो परमानेंट पेरोल पे हैं वो बहुत कम डिफ़ॉल्ट करते हैं अपने पर्सनल लोन्स पे, क्रेडिट कार्ड के लोन्स में। तो एक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी एक पोटेंशियल कस्टमर दिखता है जैगल के कॉर्पोरेट के एम्प्लॉयज़ में, और जैगल को भी ऑब्वियसली। जैगल तो आप एक कह सकते हैं बीच का दलाल, आप अगर बहुत ही इनफॉर्मल वे में कहना चाहें तो वही है ये जैगल। ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेके आएगा, पार्टनर किया भी है इन्होंने। अब ये रिटेल कार्ड, को ब्रांडेड रिटेल कार्ड कहते हैं इनको, जब दो ब्रांड्स आपस में मिलकर रिटेल कार्ड करती हैं, तो ये उनको आगे से जाके प्रोवाइड करेगा। और आई थिंक ये आगे जाके और पार्टनरशिप्स में लेके आएंगे। कंपनी का ये कहना है कि ओवर द नेक्स्ट 4 to 5 years, एट द एंड ऑफ द 5 years, ये हमारा जो को ब्रांडेड रिटेल कार्ड क्रेडिट कार्ड्स का जो पोर्टफोलियो नहीं, जो रेवेन्यू की अपॉर्चुनिटी होगी वो 500 to 600 होगी उस टाइम पे। आई एम नॉट सेइंग कि क्यूमुलेटिव नहीं, ऐसा नहीं है कि 4-5 साल तक ये 500-600 करोड़ कमाएंगे, नहीं। एवरी ईयर बाय द एंड ऑफ 4 year आई थिंक मिनिमम ये 500 से 600 करोड़ जनरेट करेंगे एट 10% एबिटा मार्जिन, विच इज़ योर एबिटा वुड बी 50 to 60 करोड़। तो ये सिर्फ इस वाले बिजनेस से करेंगे। और अच्छी बात यह है कि इनके पास एम्प्लॉयज़ हैं टैप करने के लिए, जो कि कॉर्पोरेट के परमानेंट एटलीस्ट पेरोल पे होंगे, तो बहुत अच्छा पोटेंशियल कस्टमर बेस है इनके पास। बाकी आप उसमें भी देख सकते हैं, मैं केपीआईज को डिस्कस कर लेता हूँ। देखो 14.3% से इनके कस्टमर्स बढ़े हैं। ये कॉर्पोरेट कस्टमर्स का काउंट है, इट्स नॉट कि कॉर्पोरेट के एम्प्लॉयज़ काउंट नहीं इसमें हो रहा है, राइट। एग्रीगेट यूजर्स ऑन द प्लेटफॉर्म, इसमें कॉर्पोरेट के एम्प्लॉयज़ काउंट होंगे। 3674 नंबर ऑफ कॉर्पोरेट्स के साथ ये फिलहाल काम कर रहे हैं, जो कि ईयर ऑन ईयर 14.3% से बढ़ा है। बट व्हेन वी कम टू एग्रीगेट यूजर्स, इट इज़ ऑलमोस्ट अ ग्रोथ ऑफ 16%। 3.51 मिलियन यूजर्स इनके प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं। बाकी सॉफ्टवेयर फीस एज आई सेड, जो इनका सास का वाला फीस होता है, सास तो खैर ब्लैक बक अपने उसमें डिनोट करता है। सॉफ्टवेयर फीस वही प्रोपेल का सॉफ्टवेयर है, सेव का सॉफ्टवेयर है, जोयर का सॉफ्टवेयर है, ये हवा में नहीं चलेगा और फ्री में भी कंपनी यूज़ नहीं करने देगी कॉर्पोरेट्स को। कॉर्पोरेट को फ़ायदा होता है, और जितने भी ये सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उसका भी एक सब्सक्रिप्शन फीस जाता है। उससे कितना जनरेट किया वो आप देख सकते हैं। प्रोग्राम फीस क्या है, जो भी मैंने आपको बताया कि इंटरचेंज जो इंटर बैंक चार्जेस होते हैं उसमें से एक कमीशन करते हैं। कॉरपोरेट ने अपने थ्रू जोयर प्लेटफॉर्म, अगर कॉरपोरेट अपने वेंडर को पे कर रहा है, लेट्स से 10 करोड़ का पेमेंट किया है, तो उसमें से जो भी इंटरचार्ज जनरेट होगा, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू डिस्कस्ड कि 4 पार्टनर्स के साथ वो बंटता है। तो ऐसे ही बहुत जगह होगा। फ्लीट में भी ये घुस रहे हैं। फ्लीट में अभी इन्होंने अदानी और आई थिंक एक और मेघा गैस के साथ इन्होंने पार्टनर किया है कि उनके जो डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे भी आउटलेट्स होंगे, कोई कॉर्पोरेट, आप समझो थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट समझो इसे, अदानी टोटल गैस के साथ लेट्स से इन्होंने पार्टनर किया है, उनके बहुत सारे आउटलेट्स हैं जहाँ पे वो गैस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या कोई भी जाके अपना गैस वैस का उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो एक कॉरपोरेट है लेट्स से, उस कॉरपोरेट का फ्लीट ऑपरेशंस है। कॉरपोरेट ना भी हो तो कोई फ्लीट ऑपरेटर है जिसकी लेट्स से 20, 30, 40 व्हीकल्स हैं, उनको अदानी गैस से या फिर किसी भी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से हमेशा काम पड़ता है, रिफिलिंग होती रहती है। तो क्या करेंगे, जैगल अदानी के पास भी गया, जैगल फ्लीट ऑपरेटर के पास भी गया, दोनों को मैच करवा दिया। अब क्या है, जो फ्लीट ऑपरेटर है वो कैशबैक उसको मिलता रहेगा जब जब वो अदानी के यहाँ से अपना रीफिलिंग करवाएगा। तो अदानी को भी कस्टमर्स मिल गए, अदानी टोटल गैस को, और कॉरपोरेट को भी कैशबैक्स के थ्रू एक इंसेंटिव मिलता रहता है कि चलो यार
आपका थोड़ा बहुत पैसा बच रहा है, तो जितना भी ये ट्रांजैक्शन होगा, जितना भी पैसों में ट्रांजैक्शन होगा रिफ्यूलिंग का, उसमें भी इंटरचार्ज जनरेट होगा। तो ऐसे जितनी भी बिजनेस लाइंस इनकी हैं जहाँ पे ट्रांजैक्शन से इंटरबैंक चार्जेस जनरेट होंगे, तो वो जितना भी इनके हिस्से में आएगा वो होती है प्रोग्राम फीस। तो प्रोग्राम फीस इनकी कितनी बड़ी है वो आप देख सकते हो। बाकी प्रोपेल प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर ये अलग से इसीलिए लिखते हैं बिकॉज प्रोपेल बहुत अच्छे से जंप कर रहा है। बट एक और अच्छी इंसाइट यहाँ पे ये है कि प्रोपेल अभी धीरे धीरे बैक सीट ले लेगा, बिकॉज प्रोपेल एज आई सेड, प्रोपेल सिर्फ उन्हीं कस्टमर्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिनके पास सेल्स और मार्केटिंग के बहुत सारे फंक्शन हैं, वेंडर्स बहुत ज़्यादा हैं, डीलर्स बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जो सेव वाला प्लेटफॉर्म है तो वो हर एक कॉर्पोरेट यूज़ कर सकता है, जो प्रोपेल भी यूज़ करेगा या जॉयर भी यूज़ करेगा नहीं पता, लेकिन सेव तो हर कोई यूज़ कर सकता है। तो सेव इनका ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एंट्री, जिसे ये कहते हैं फ्रंट इन द फुट इन द डोर, हमें किसी कॉर्पोरेट में एंट्री चाहिए तो हम सेव, उसके पास सेव वाला प्लेटफॉर्म लेके जा सकते हैं। और उसको अगर सेव पसंद आया और उसके लिए प्रोपेल काम का है तो उसको प्रोपेल भी देंगे, फिर उसको जॉयर काम का है तो जॉयर भी देंगे। तो ये इनके केपीआईज हैं। बाकी अगर मैं रिस्क वगैरह की बात करूं तो मतलब बहुत ज़्यादा कोई रिस्क नहीं है, बट अगेन आपको ये समझना है कि रेगुलेटरी बिजनेस के अंदर तो ये आता है। अगर बैंक ने किसी चीज़ पे इंटर बैंक चार्जेस, बैंक ने नहीं, रेगुलेटर ने, आरबीआई ने अगर इंटर बैंक चार्जेस ही कम कर दिए तो जो ये कमीशन का पूल है वही कम हो जाएगा। तो वो चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। इवन दो ये टेल रिस्क है, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत एविडेंट है या ये होगा ही होगा, बट अगर आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली इफ़ यू आर नॉट वर्किंग अराउंड योर रिस्क तो आप कहीं ना कहीं मिसिंग हैं और आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं। तो एक वो रिस्क हो सकता है, वो चीज़ आपको ध्यान देनी है। बाकी पार्टनर का रिस्क भी आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं, अगर एयू के साथ इनकी पार्टनरशिप अच्छी नहीं चली, बिकॉज ये क्रेडिट रिस्क खुद तो नहीं लेंगे। अगर एयू के साथ एक क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च कर रहे हैं को ब्रांडेड, तो बैलेंस शीट का जो रिस्क होगा वो एयू का होगा। अब एयू को एट सम पॉइंट इन टाइम 2-3 साल बाद लगता है कि यार जैगल के जितने भी कस्टमर्स को मैंने क्रेडिट कार्ड दिया है यहाँ से मेरा एनपीएस बहुत आ रहा है, तो मे बी डाउन द लाइन जाके एयू पार्टनरशिप को कैंसिल कर दे। और अगर उसने कैंसिल करी तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा जैगल को और किसी के साथ पार्टनर करना। बट अगेन दिस इज ऑल्सो अ टेल रिस्क। मैं खाली आपको बता रहा हूँ दीज कैन बी द पोटेंशियल रिस्क, ऐसा नहीं है कि ये होगा ही होगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा भी डरने की आपको बात नहीं है। बाकी कोई एज सच इसमें रिस्क मुझे लगता नहीं है। बाकी वो इंटीग्रेशन का रिस्क, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन का रिस्क, बिकॉज बहुत सारे एक्विजिशंस ये कर रहे हैं, किस एक्विजिशन को ये चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे, किसकी टेक को इंटीग्रेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, किसी पार्टनर के टेक के साथ भी इनको इंटीग्रेट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। दीज आर वेरी जेनरिक रिस्क, बट नॉनदलेस दीज आर द रिस्क फॉर दिस, एटलीस्ट फॉर दिस कंपनी। बाकी अब हम ब्लैक बक पे आते हैं, उसको फटाफट रैप अप करते हैं, बट ब्लैक बक को भी थोड़ा हम देख लेते हैं। अब ब्लैक बक के प्रोडक्ट्स पे आप आओ। बिजनेस सेगमेंट, सबसे पहले टॉलिंग, ये थोड़ा पुराना है, आई थिंक फरवरी की रिपोर्ट थी, ब्रोकरेज रिपोर्ट से मैंने निकाला है। दिस वाज आल्सो फ्रॉम जेएम फाइनेंशियल। इसमें आप ये मत देखना कि टॉलिंग में 61% ऑफ द टोटल रेवेन्यू जनरेट होता है, ये फिगर्स चेंज हो सकते हैं, बट नंदलेस जो इनकी वैल्यू प्रपोजिशन है, मोनेटाइजेशन का जो इनका पैटर्न है वो चेंज नहीं होगा। अब टॉलिंग में ये क्या करते हैं, अब ये सुनो, पैन इंडिया सर्विस नेटवर्क होता है। अब ये चलो इसको मैं ऐसे बताता हूँ अपने विदाउट लुकिंग एट द स्क्रीन। आप फास्टैग खरीदते हैं, जब भी आपको किसी टॉल से जाना होता है आपको फास्टैग से उसमें पैसा कटता है, जो भी होता है आपने देखा है। अब आपको सबसे पहले क्वेश्चन आएगा जो कि इनिशियली बहुत पहले मेरा भी आया था जब मैं ब्लैक बक को देख रहा था, कहीं से मेरे को समझ आया कि ब्लैक बक भी इंटरेस्टिंग है और कार्टरेट की कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे को नज़र आई ब्लैक बक में भी और जैगल में भी आती हैं, बिकॉज एसेंशियली दीज आर नथिंग बट दी प्लेटफॉर्म बिजनेसेस। तो ब्लैक बक का क्या है कि जब हम पर्सनली फास्टैग खरीद रहे हैं तो हम अपनी एक गाड़ी के लिए ख़रीदते हैं और बहुत ज़्यादा टॉलिंग की हमारी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर हम एवरीडे भी जा रहे हैं तो हमको बहुत ही प्रेडिक्टेबल पता है कि यार इस टॉल से हमको जाना है, मेरा 150 रुपीज़ डिडक्ट होगा या 200 होगा या 90 होगा और वापस आने में जितना होता है, एवरीथिंग इज़ वेरी प्रेडिक्टेबल। बट जब आप एक टॉलिंग ऑपरेटर पे जाते हैं तो 75% ऑफ दी
इंडियन ट्रकिंग इंडस्ट्री में जो ट्रक फ्लीट ओनर्स हैं उनके पास लेस देन 5 ट्रक्स हैं, 5 ट्रक्स मैक्स टू मैक्स। और जो बाकी 25% ऑफ द ट्रक ओनर्स हैं या फ्लीट ओनर्स हैं उनके पास लार्जर ट्रक्स हैं, जो जिनको हम कंटेनर ट्रक्स भी कहते हैं, और वेयर हाउसिंग के लिए या फिर एक्सप्रेस कार्गो के लिए या एफएमसीजी की कंपनीज़ के जो सामान को ट्रांसपोर्ट करना है उनके लिए जो यूज़ होता है, तो वो इनके सेगमेंट नहीं है। उनको ऑलरेडी केटर करने के लिए बड़े बड़े बैंक्स हैं, सब कुछ है, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती है, फाइनेंशियलाइजेशन उनके पास ऑलरेडी सफिशिएंट है। तो ब्लैक बक का जो कस्टमर बेस है वो ये 75% ऑफ द पॉपुलेशन है जिसके पास फॉर्मल फाइनेंस का वे नहीं है या फिर बैंक इनको ज़्यादा एंटरटेन नहीं करते हैं, तो ये इनको फास्टैग प्रोवाइड करता है। अब एक ट्रकिंग इंडस्ट्री में सबसे पहले आपको प्रॉब्लम समझनी है, पेन पॉइंट्स क्या होते हैं। अब पेन पॉइंट्स क्या हैं, मतलब मैंने तो बहुत सारे बीच में ट्रकिंग के व्लॉग्स भी देखे थे। आपको पता है एक झारखंड के हैं राजेश, मिस्टर राजेश, पूरा नाम मुझे याद नहीं है, बट उनके भी मैंने काफ़ी व्लॉग्स देखे थे, बहुत फेमस हैं वो। तो ऐसे ट्रकिंग इंडस्ट्री में चीज़ें समझ आती हैं कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, पेन पॉइंट्स मेरे को ऑलरेडी वहाँ पे भी समझ आ रहे थे। क्यों? सबसे बड़ी बात क्या है, किसी ट्रक के 5 ट्रक ओनर के अगर लेट्स से 5 ट्रक्स हैं और आपको हर फास्टैग, पांचों ट्रक अलग अलग कंट्री में, अलग अलग कंट्री नहीं, एक ही कंट्री में, इंडिया में ही अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग रूट पे जा रहे हैं, तो कितने डिफरेंट टोलिंग जो स्टेशंस हैं उनसे उनको क्रॉस करना पड़ेगा। तो अगर एक ट्रक ओनर लेट्स से कैश में डील कर रहा है, अपने ड्राइवर्स को कैश देता है टोलिंग में टोल देने के लिए, तो उसको नहीं पता है कि ड्राइवर उसको उसका बेसिकली उसको चूना लगाएगा। 1,000 रुपये यूज़ हो रहे हैं तो वो बोलेगा 1,500 हुए हैं, तो बहुत सारा पिल्फरेज यहाँ पे होता है, छोटी छोटी चोरी। तो इसने क्या किया है, ब्लैक बक ने क्या किया, बेसिकली अपना फास्टैग प्रोवाइड करवाता है, ब्लैक बक फास्टैग आईडीएफसी के साथ पार्टनर करके, और उसमें ये सब्सक्रिप्शन दिलवाता है इनको, गोल्ड सब्सक्रिप्शन की। अगर बहुत बारी क्या होता है कि आपने इनके ट्रक ओनर्स, बिकॉज इनको ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है ट्रक ओनर्स के लिए, फ्लीट ओनर्स के लिए, तो किसी टोलिंग प्लाजा पे लेट्स से 2 बारी अमाउंट डिडक्ट हो गया, तो इनको तो पता भी नहीं चलता है कभी कभी कि हमारा 2 बार डिडक्ट हुआ है। तो जब आप गोल्ड फीचर, इनका ब्लैक बक का गोल्ड वाला सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो कभी भी अगर आपका कोई भी गलत पैसा कटा है टोलिंग में फास्टैग के थ्रू, तो ये जल्दी से जल्दी उसको चार्ज बैक करते हैं और अपने आप को ये कहते हैं कि हम इंडस्ट्री में सबसे कम टाइम है हमारा चार्ज बैक प्रोवाइड कराने का। तो एक ये इनका फीचर हो गया। बाकी जब आप टोलिंग में इनको ऑल टेलीमेटिक्स भी प्रोवाइड कराते हैं, जीपीएस सेंसर भी प्रोवाइड कराते हैं, फ्यूल सेंसर भी प्रोवाइड करवाते हैं कि फ्यूल कितना भरा, कितना नहीं भरा, चोरी तो नहीं हो रही है फ्यूल की, अचानक फ्यूल कम तो नहीं हो गया है, या फिर अचानक अगर फ्यूल बढ़ा है तो ओनर को समझ आ रहा है डैशबोर्ड में कि अचानक फ्यूल बढ़ा है तो मतलब फ्यूल डलवाया है, कितना बढ़ा है, तो उस हिसाब से ओनर को पता है, फ्लीट ओनर को, कि अगर मैंने 20,000 का फ्यूल में बोला था ड्राइवर्स को, अगर इतना लेवल बढ़ना चाहिए, इतना ही बढ़ा है, तो ओके ओके इसने 20,000 का ही भराया होगा, या फिर अचानक कम हुआ है तो कैसे कम हो गया, क्या चोरी नहीं हुई होगी या जो भी है। तो ये सारा इनका एक टेलीमेटिक्स के सिस्टम में सारी अपडेट्स एक ट्रक ओनर पे अपना बेसिकली घर बैठ के पांचों ट्रक को अच्छे से ट्रैक कर सकता है। और चाहे वो कहीं भी फास्टैग से कट रहा है, किसी भी फास्टैग से होके जा रहे हैं, टोलिंग स्टेशन से होके जा रहे हैं, तो हर चीज़ में जो चोरी होती है छोटी छोटी पिल्फरेज, उसको इन्होंने कम किया और सारे सिस्टम को इन्होंने सेंट्रलाइज किया है। तो ब्लैक बक का एक ये बहुत बड़ा बिजनेस रेवेन्यू का जनरेशन का कोर बिजनेस इनको ये कहते हैं। कोर अलग बिजनेस इनका अलग है, ग्रोथ इनका अलग है। तो ये जो फ्यूलिंग है और टोलिंग है, ये कोर बिजनेस में, टेलीमेटिक्स और टोलिंग जो है वो कोर बिजनेस में आता है, और इससे भी ये सास रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, एक सेकेंड, KPIs ब्लैक बक के, जस्ट बेयर विद मी। ब्लैक बक में भी आई थिंक अभी थोड़ा बहुत अपटेक आया है प्राइस में। हाँ, ये अगर हम इसके कोर ऑपरेशंस देखेंगे, KPIs देखते हैं, सॉरी, तो देखो टोटल इनकम इनकी 60% से बढ़ी थी YoY Q2 में, तो काफ़ी अच्छा जम था। EBITDA 140% से बढ़ा है, पैट 29 से बढ़ा है। बाकी पिछले साल अगर हम पैट को कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ मल्टीपल वन ऑफ आइटम्स। और ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स अगर देखेंगे तो कितने थे, ऑलमोस्ट 8 लाख ट्रक ओनर्स, ट्रक ड्राइवर्स इनके कस्टमर्स होने वाले हैं। और
यूज़र्स जिन्होंने 2 से ज़्यादा सर्विसेज ऑलरेडी यूज़ करी हैं वो ऑलमोस्ट 4 लैक्स होने वाले हैं। तो इनका क्या है कि क्रॉस सेलिंग की भी अपॉर्चुनिटी बनती है। ज़ैगल में भी ये काफ़ी अपॉर्चुनिटी आगे जाके देखने को मिल सकती है। आई थिंक इनका 25% के अराउंड अभी ज़ैगल का क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। क्रॉस सेलिंग मतलब कौन सा कॉर्पोरेट एक से ज़्यादा सर्विसेज उनकी यूज़ कर रहे हैं, और इसमें भी 2 से ज़्यादा सर्विसेज जो यूज़ कर रहे हैं वो अभी 4 लाख हैं। तो 4 लाख बचे हुए हैं जिनको ये ऑलरेडी अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, क्रॉस सेल कर सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, जिसको CAC कहते हैं, वो कम हो जाएगी। GTV पेमेंट्स क्या है, ग्रॉस टोटल वैल्यू ऑफ पेमेंट्स, वो हो गई है 6,778 करोड़। जितनी होगी उतना ज़्यादा ये कमीशन कमाएंगे, उतना ज़्यादा इंटरचार्ज कमाएंगे। हाँ, तो अभी मैं जब आपको बता रहा था कि फास्टैग वाले जो इनका सेगमेंट है उससे ये कैसा पैसा जनरेट करते हैं, आपकी प्रोग्राम मैनेजमेंट फ़ी होती है जो आपको NHAI प्रोवाइड करवाता है, बैंक को भी प्रोवाइड करवाता है। NPCI और NHAI आपको प्रोवाइड कराएगा बैंक को भी, जिसने फास्टैग इशू किया है पूरा प्रोग्राम मेंटेन करने के लिए, और ब्लैक बक को भी। ब्लैक बक और बैंक बेसिकली आपस में शेयर करते हैं। तो वहाँ से जितना ज़्यादा इनके फास्टैग के थ्रू पेमेंट होगा टोलिंग में, टोलिंग प्लाजा में, जो भी टोल प्लाजाज होते हैं, कहीं भी पूरे नेशनल हाईवे पे, जितने भी नेशनल हाईवे हैं, जितनी बार यूज़ होगा उतना ज़्यादा इनको कमीशन मिलेगा। कमीशन मतलब वही जो इनका प्रोग्राम मैनेजमेंट फ़ी होती है। और दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रिस्क। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आई थिंक 1.5% पहले थी प्रोग्राम मैनेजमेंट फ़ीस, जो गवर्नमेंट ने रिड्यूस करके 1% कर दी। तो अगर आप 10 रुपये कमा पा रहे थे पहले कमीशन में, जो कि आपको IDFC और ख़ुद को भी शेयर करना था ब्लैक बक को, तो ऑलरेडी उसमें 1.5% से 1% पे आ गया है। तो ऑलरेडी जो पूल था कमीशन का, जो पोटेंशियल कमीशन का पूल था, वो ऑलरेडी कम हो गया है। तो आई डोंट थिंक यहाँ से ज़्यादा कम होगा, बिकॉज पुशबैक आएगा फिर बैंक से, बिकॉज बैंक भी फिर क्यों ही रन करेगा फास्टैग का प्रोग्राम। और तो आई डोंट थिंक कि 1% से ज़्यादा कम हो सकता है। एंड अगेन दिस इज़ वन ऑफ द टेल रिस्क, जो कि बहुत अनलाइकली है, बट अगर आएगा तो बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा ब्लैक बक पे, बिकॉज उनका पूल ही कम हो जाएगा कमीशन का। बाकी दूसरा अगर मैं इनको बताऊं, बिजनेस सेगमेंट टेलीमेटिक्स, मैंने आपको बता दिया कि हर चीज़ ये बेसिकली जो ओनर फ्लीट का ओनर है अपनी स्क्रीन पे हर चीज़ इनके ऐप में देख सकता है, और उसका भी इसको प्रोवाइड करना पड़ता है पैसा। बाकी इनका नई चीज़, जैसे आपने मिस्टर नितिन गडकरी को भी सुना होगा कि GNSS बेस्ड टोलिंग होगी। आपको सैटेलाइट से ही, GPS के ही थ्रू कितना आपने ट्रैवल किया है किसी एक्सप्रेस हाईवे पे या नेशनल हाईवे पे, तो उसके बेसिस पे आपको आपका पेमेंट हो जाएगा। तो अब यहाँ से आपको 2 डाउट आने चाहिए। पहला तो कि जो फास्टैग का सिस्टम बनाया है, इतना बड़ा पूरा जो इकोसिस्टम सेट किया है, और ब्लैक बक बहुत पैसा जनरेट भी करता है फास्टैग वाले से, तो क्या उसका क्या होगा? तो फास्टैग ख़त्म हो जाएगा जब GNSS बेस्ड टोलिंग सिस्टम आएगा? तो ऐसा नहीं है। अगर GNSS टोलिंग आती भी है तो गवर्नमेंट को कोई वॉलेट स्टाइल का टोल अकाउंट चाहिए होगा, ताकि वो बैंक को, बिकॉज अगर टोल वॉलेट सिस्टम फास्टैग में क्या होता है कि आपका बैंक से फास्टैग लिंक होता है, लेकिन आपको बार बार फास्टैग के वॉलेट में पैसा डालना पड़ता है, आपका डायरेक्टली लिंक नहीं होता है बैंक अकाउंट। तो एक हमको वॉलेट अकाउंट के स्टाइल में कुछ ना कुछ तो तभी भी चाहिए होगा, और मोस्ट प्रोबेबली वो फास्टैग ही रहने वाला है। तो फास्टैग में कोई बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है। दूसरा, अगर GNSS बेस्ड टोलिंग मैंडेटरी हो जाती है तो सबसे एक बेनिफिट भी ब्लैक बक को मिलेगा, कि जो इनकी GPS के ट्रैकिंग की डिवाइसेस होती हैं टेलीमेटिक्स में जो इनके काम आती हैं, तो वो मैंडेटरी हो जाएंगी। तो वो अगर सारे ट्रक्स में लगेंगी तो एक अलग रेवेन्यू की स्ट्रीम ब्लैक बक के लिए खुलेगी। बट अगेन दैट इज़ ऑल्सो अ टेल रिस्क। आई डोंट थिंक कि ऐसा होगा कि फास्टैग डिसअपियर हो जाए, या फिर जो अंडरलाइंग पेमेंट इकोसिस्टम है वो डिसअपियर हो जाए, बिकॉज वॉलेट का टाइप का आपको चाहिए होगा। आप पूरे कंट्री का डायरेक्टली बैंक अकाउंट लिंक तो नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अगेन फिर रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा उस चीज़ में। बाकी टोलिंग में इनका ऑलरेडी 50% मार्केट शेयर के करीब हो चुका है, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी ग्रेट थिंग। बाकी अगेन एक चीज़ ब्लैक बक के बारे में अच्छी ये है, बिकॉज जैगल का मैंने आपको पेन पॉइंट बताया था कि उनका CFO नेगेटिव है, एबिटा टू CFO का कन्वर्जन कुछ है ही नहीं, जो कि गलत बात है। होना चाहिए आपका एक बीइंग अ प्लेटफॉर्म बिजनेस। तो है तो जैगल प्लेटफॉर्म बिजनेस, बट इट इज़ नॉट एक्टिंग लाइक वन, पर्टिकुलरली जब हम CFO की बात करें। लेकिन जब हम एक सेकेंड, जब हम इसकी बात करते हैं एडजस्टेड एबिटा, आप अगर देखो तो
एक सेकेंड, हाँ, P&L हमने ब्लैक बक की अभी बात कर रहे हैं। एडजस्टेड एबिटा आप देखो 90 करोड़, ऑलमोस्ट 90 करोड़ का 89.90 लिखा है H1 FY26 में एडजस्टेड एबिटा। अब भी जब आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में इनका देखेंगे, एबिटा टू CFO अगर आप देखेंगे तो इनका देखो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कितना है, 130 करोड़ का। H1 की मैं पूरी बात कर रहा हूँ। अगर इस 130 करोड़, तो आप बोलेंगे कि यार एडजस्टेड एबिटा इनका 90 करोड़ का है H1 FY26 में, तो CFO इनका सीधा 130 कैसा हो गया? ये तो मतलब 100% से भी ज़्यादा इनका एबिटा का कन्वर्जन हो रहा है, एडजस्टेड एबिटा का कन्वर्जन हो रहा है CFO में। बट इसमें से आपको 30 करोड़ का मैनेजमेंट ने बोला था कि वर्किंग कैपिटल का हमको रिवर्ट आया था, तो 13 करोड़ इनका इनफ्लो हुआ है, उसको आपको हटाना पड़ेगा। और 10 करोड़ का भी इनका एक डेफर्ड रेवेन्यू था। डेफर्ड रेवेन्यू मतलब क्लाइंट की सर्विसेज के लिए रेवेन्यू इन्होंने पहले ही ले लिया, सॉरी, पैसा इन्होंने क्लाइंट से एडवांस में ले लिया था, बट सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करी थी, तो रेवेन्यू आप रजिस्टर नहीं कर सकते हैं इनकम स्टेटमेंट में। बट कंपनी पे तो पैसा आ गया था, तो कैश फ्लो में तो आपको डालना पड़ेगा कैश इनफ्लो। तो वो 10 करोड़ अगर आप हटाएं और 30 करोड़ का वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट अगर आप हटाएं, तो 130 करोड़ में से 40 करोड़ आप माइनस करेंगे तो 90 करोड़ ही आपका आता है, एंड दैट इज ऑल्सो द एडजस्टेड एबिटा। तो एडजस्टेड एबिटा टू CFO का कन्वर्जन ऑलमोस्ट 100% है, मतलब विच इज़ वेरी गुड। जैगल के पास ये अभी एबिलिटी नहीं हुई है। बाकी दूसरा और बिजनेस सेगमेंट अगर हम इसके देखें, फ्यूलिंग का है। फ्यूलिंग का मैंने आपको बताया कि कितने भी जो भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं या जहाँ से भी आपको प्राइवेट पेयर्स अगर हैं, आपको फ्यूल भरवाना है, तो ये कार्ड प्रोवाइड कराएंगे, फ्यूल कार्ड, ब्लैक बक फ्यूल कार्ड प्रोवाइड कराएंगे। और अगर कोई कस्टमर इनका है, फ्लीट ऑपरेटर है, फ्लीट पे तो ये काम नहीं करते, पर्टिकुलरली ट्रकिंग इंडस्ट्री में ही देखते हैं। अगर बिकॉज ट्रक को तो बहुत सारा डीजल भरवाना पड़ता है, राइट, बहुत अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, तो दोनों का फ़ायदा हो गया। जैसे अदानी वाले केस में मैंने आपको बताया था अभी, जैगल और अदानी का जो पार्टनरशिप थी, तो इसमें भी सेम है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी को एक कस्टमर मिल जाएंगे, उनके ट्रक्स वाले जो कस्टमर्स हैं बहुत सारे मिल जाएंगे, और इन ट्रकिंग जो एक कस्टमर्स हैं, फ्लीट ऑनर्स हैं, इनको भी रिवॉर्ड मिलेगा अगर उस फ्यूल कार्ड से भराएंगे, तो दोनों को फ़ायदा है। और जितना भी ट्रांजैक्शन होगा उसका इंटर बैंक चार्जेस जो जनरेट होगा वो उससे कमीशन कमाएगा ब्लैक बक। तो ये भी एक इनका बिजनेस सेगमेंट है। इनके दो और बिजनेस सेगमेंट हैं। एक तो क्लासिफाइड लोड्स का बिजनेस सेगमेंट है, बिकॉज अभी इंडस्ट्री में क्या होता है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी मेजर जो लोड जाता है, उसमें क्या होता है, जो पर्टिकुलरली जो आपके स्मॉल फ्लीट ओनर्स होते हैं, उनको क्या करना पड़ता है, उनके पास डायरेक्टली लिंक नहीं होता है, उनको ब्रोकर्स के थ्रू, कोई शिपर है, अगर मेरे को सामान यहाँ से वहाँ भेजना है, बट मेरे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है या कॉन्टैक्ट्स नहीं है, तो मैं एक ब्रोकर को कॉल करूँगा, उसको बोलूँगा यार दिल्ली से बेंगलोर तक या मुंबई तक मेरा कंसाइनमेंट जाना है, आप मेरे को एक ट्रकिंग, ये मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं, इस टाइप का ट्रक होना चाहिए, इतने एक्सेल का होना चाहिए, ये वेट होना चाहिए, कंटेनर का साइज़ ये होना चाहिए, तो वो आप ढूंढ के मुझे दो। और लेट्स से 60,000 का कंसाइनमेंट जाना है, तो उसमें से 8 to 10% का कमीशन ब्रोकर लेके जाता है। तो ये वही चीज़ सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको ये लाइव लेके आ रहे हैं, ऑनलाइन लेके आ रहे हैं, बेसिकली ब्रोकर्स को बीच से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, और खुद ये कमीशन उसमें से जो भी ब्रोकर्स पहले लेते थे वो ये करेंगे। तो इनका है लोड्स क्लासिफाइड का बिजनेस। दूसरा इनका है इसी में सुपर लोड्स का। तो लोड्स क्लासिफाइड में तो क्या है कि वो लक के ऊपर है, अगर किसी शिपर को सामान भेजना है तो वो इनके प्लेटफॉर्म पे जाएगा, लिस्ट करेगा कि मेरी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, इनको ट्रक मिल गया वैसा तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। लेकिन इनका एक और इसमें सेगमेंट है, निकल के आया है सुपर लोड्स का। सुपर लोड्स में ये गारंटी करते हैं, ब्लैक बक बेसिकली गारंटी करता है कि अगर किसी ने अपलोड किया है अपना, कि अपनी रिक्वायरमेंट्स अपलोड करी है, मेरे को एक कंसाइनमेंट दिल्ली टू कोलकाता जाना है, तो ये मेक श्योर करेंगे। अभी तो ये खाली बेंगलोर हैदराबाद वाले हब्स में है, मुंबई वाले हब्स में है, बट ये अपने 10 और हब्स में जाने की कोशिश कर रहे हैं, और उस हब्स में जहाँ पे ऑलरेडी ये हैं, वहाँ पे ये मेक श्योर करते हैं कि जो क्लाइंट है या फिर जो कस्टमर है जिसने अपनी रिक्वायरमेंट डाली है, जिसको शिपिंग करवानी है, तो उसको जो उसको ट्रक मिल ही जाए। तो सुपर लोड्स में ये इंश्योरिटी प्रोवाइड करते हैं कि मिल ही जाए, और वहाँ से ऑब्वियसली इनको ज़्यादा कमीशन मिलेगा। तो ब्लैक बक का एक आपको दूसरा चीज़ ये भी समझनी है फ़िलहाल यहाँ पर,
कि अभी सिंस ये री-इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करेंगे अपने बिजनेस में, तो इनको शायद उतना ऑपरेटिंग लेवरेज आगे जाके नहीं मिलेगा, बिकॉज अगेन एज आई सेड अभी ये 4 हब्स में हैं, उसको ये 10 और लेके जाने वाले हैं, टोटल 14 हब्स में जाना है, तो बहुत बड़ा री-इन्वेस्टमेंट अभी बाकी है इनका। तो आई थिंक मतलब वी हैव टू गो स्लो ऑन आवर एस्टिमेशन फॉर ऑपरेटिंग लेवरेज फॉर दिस बिजनेस। कर भी सकते हैं, मतलब कोई इधर उधर से कोई और लीवर को छेड़ के ये ऑपरेटिंग लेवरेज मेंटेन कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि इट वुड बी दैट ईजी। तो ऑपरेटिंग लेवरेज शायद थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा अच्छा ना मिले। बाकी व्हीकल फाइनेंस में भी हैं ये, इन्होंने पार्टनर किया है एक दो कंपनीज के साथ। व्हीकल फाइनेंस में इसीलिए हैं क्योंकि जैसे मैंने बोला, अगर किसी ट्रक ऑपरेटर के, फ्लीट ऑपरेटर के सिर्फ 5 ट्रक हैं, तो उनको ईजिली बड़े बड़े बैंक्स या फिर जो फॉर्मल फाइनेंशियलाइजेशन की जो इकोनॉमी है वहाँ पे इतना जल्दी उनको लोन्स नहीं मिलता है अपने व्हीकल फाइनेंस करने के लिए। तो ये उनको ही टारगेट करेंगे जो छोटे छोटे कस्टमर हैं। अगेन क्रेडिट रिस्क ये भी अपनी बैलेंस शीट पे नहीं लेंगे, ये बीच का बस कमीशन जो भी इनके, एक तो लोन्स की सोर्सिंग करेंगे, फिर उसको पूरा लाइफ टाइम उस लोन को इंटरेस्ट उसको उससे लेते रहेंगे बेसिकली, तो उससे कमीशन जनरेट करेंगे। और पार्टनरशिप भी करेंगे तो पार्टनर के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इनके पास सारा डेटा है, ये टेलीमेटिक्स चलाते हैं, क्लाइंट इनके ट्रक कस्टमर्स के साथ बहुत अच्छी जान पहचान है, इन द सेंस कि अच्छे से जानते हैं उस कस्टमर को, ये रीपे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर रिस्की कस्टमर है तो जो इनका पार्टनर है, बैंकिंग पार्टनर रहेगा, वो यील्ड बढ़ा के देगा, किस तरीके से करना है, तो एक कमीशन का सेगमेंट वो भी हो सकता है। तो यही सब है। अगर आपको कोई डाउट है, आई थिंक मैंने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। ओके ओके, अब की रिस्क इसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जीएनएसएस वाला अगर कुछ होता है तो वहाँ पे भी दिक्कत है। बाकी जो प्रोग्राम मैनेजमेंट फ़ीस है, अगर वो और कम कर दी, इवन दो इट इज़ अनलाइकली, बट कम करी, तो दैट कैन ऑल्सो बी अनदर रिस्क फॉर दिस कंपनी। बाकी आई थिंक मैंने सब कुछ डिस्कस कर लिया है, वीडियो भी बहुत लंबा हो चुका है, बट आई होप एंड आई रियली 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 होप आपको बहुत सारी चीज़ें इस बिज़नेस में समझ आई होंगी, एक प्लेटफॉर्म बिजनेस में समझ आई होंगी। एंड आई विल अगेन मेक अ वीडियो एंड कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो ऑन अनदर सेक्टर, एंड टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।